हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 791। प्रत्येक अधीनस्थ की वफादारी लगभग वैसी ही रही जैसी उसने आखिरी बार देखी थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अनुभव की सीमा से हुई। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 8 मिलियन अंकों की जरूरत थी। उसके मौलिक हेरफेर में 10% की वृद्धि हुई, सिवाय अंधेरे के जो 5% बढ़ गया। माइकल ने मंत्रों को उन्नत करने से पहले नए हथियारों के लिए कुछ ब्लूप्रिंट खरीदने का फैसला किया। उसने मुख्य रूप से बिग बर्था को फिट करने के लिए ये हथियार खरीदे। माइकल ने बिना किसी दूसरे विचार के स्टोव में प्रवेश किया और एक टारपीडो लॉन्चर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट खरीदा। होस्ट ने सफलतापूर्वक टारपीडो के लिए ब्लूप्रिंट खरीदा है, सिस्टम ने कहा। उसने टारपीडो को 600,000 बैज पॉइंट्स में खरीदा। टारपीडो लॉन्चर कीमत के लायक था। यह एक ही समय में 5 टारपीडो लॉन्च कर सकता था। माइकल इसे आर्क एनर्जी क्रिस्टल से पावर दे सकता था। सिस्टम के अनुसार 2 टारपीडो एक फ्रिगेट को नष्ट कर सकते थे और 4 एक युद्धपोत को नष्ट कर सकते थे। किसी कारण से उसे यह आभास हो गया था कि उसे जल्द ही अपनी नौसेना सेना को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता होगी। यह मानते हुए कि उसकी आभा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था, उसने ऐसा ही किया। वह बचे हुए अंकों का उपयोग एक नए हथियार पर करना चाहता था। अब जब वह 5 स्टार लोहार बन गया था तो उसे सिस्टम से केवल एक खाका चाहिए था। वह खुद ही हथियार बनाने में सक्षम होगा। उसने सबसे अच्छा हथियार चुनने के लिए खाकों को खंगाला। तलवारबाजी में अपनी महारत के कारण वह मुख्य रूप से तलवार की तलाश में था। कुछ तलवारों में आग जैसे तत्वों के प्रति विशेष लगाव था। दूसरे शब्दों में, ये तलवारें आग की लपटें पैदा कर सकती थीं। इनमें से अधिकांश तलवारों के पास डार्क फ्लेम्स के सामने कोई मौका नहीं था। इसलिए डार्क स्वॉर्ड्स नामक तलवारों की एक जोड़ी ने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। माइकल के लिए उन्हें खरीदने के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी था। इसके अलावा तलवारों की ये जोड़ी डार्क फ्लेम्स का सामना कर सकती थी। तलवारों की इस जोड़ी का एकमात्र नुकसान उन्हें बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें थीं, खासकर अयस्क। सिस्टम के अनुसार अयस्क केवल दानव की कब्र में ही पाया जा सकता था। ये पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक क्षेत्र था। दानव की कब्र विश्वासघाती समुद्र को बच्चों के खेल के मैदान जैसा बना देगी। तलवारें बनाने के लिए उसे 5 सामग्रियों की ज़रूरत थी। सौभाग्य से उनमें से 3 दानव की कब्र में थीं और अन्य 2 को सिस्टम से खरीदना पड़ा, जिससे सिस्टम के बिना तलवारें बनाना असंभव काम बन गया। माइकल ने तलवारों के लिए ब्लूप्रिंट खरीदा जिसकी कीमत उसे 8 लाख बैज पॉइंट पड़ी। ये 2 खरीद माइकल की उम्मीदों से बढ़कर थीं। इन दोनों को खरीदने के बाद सिस्टम में उसके पास केवल 2 लाख बैज पॉइंट बचे थे। उन्हें खर्च करने के बजाय माइकल ने उन्हें किसी और दिन के लिए बचाने का फैसला किया। वह जल्द ही राक्षस की कब्र पर जाने के निर्णय के साथ सिस्टम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह सिस्टम से बाहर निकला, उसने देखा कि गया कमरे में जा रही है। उसे आश्चर्य हुआ, वह गंभीर लग रही थी। उसने उसे गले भी नहीं लगाया। तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत है, गया ने कहा। माइकल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह जल्दी से बिस्तर से उतर गया और गया के पीछे महल के एक खाली कमरे में चला गया। जब तक वे कमरे में नहीं पहुंच गए, गया ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब वे कमरे में पहुंचे तो एक धीमी चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला। माइकल ने एडेलिया को देखा और अज़ाज़ेल एक खंभे के ऊपर एक काले बक्से के साथ कमरे के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। मेरे प्रभु, एडेलिया और अज़ाज़ेल ने माइकल की ओर झुककर प्रणाम किया। क्या कवच का टुकड़ा अंदर है? माइकल ने पूछा और एडेलिया ने सिर हिलाया। उनके चेहरों के भावों को देखकर माइकल को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने किसी भी जाल के लिए बॉक्स को स्कैन किया। सिस्टम को ये पुष्टि करने में कुछ सेकंड लगे कि अंदर कोई जाल नहीं था, बल्कि एक होलोग्राम था। जैसे ही माइकल ने बॉक्स को छुआ, ये क्लिक हो गया। जल्द ही बॉक्स धीरे धीरे खुला और अंदर कवच का टुकड़ा दिखाई दिया। लेकिन माइकल के कवच के टुकड़े को छूने से पहले छाती के ऊपर उसका एक होलोग्राम दिखाई दिया। माइकल ने एक कदम पीछे लिया। सिर्फ होलोग्राम ही एडेलिया और अज़ाज़ेल को घुटनों के बल गिराने के लिए काफ़ी था। होलोग्राफिक डार्क लॉर्ड की नज़र पूरे हॉल में घूम गई। माइकल ने अपने शरीर में गर्मी महसूस की, जैसे कि डार्क लॉर्ड उसे स्कैन कर रहा हो। चूंकि यह आत्मा का टुकड़ा नहीं बल्कि होलोग्राम था, इसलिए माइकल को पता था कि पिछले डार्क लॉर्ड ने धरती से तकनीक का उपयोग करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। गर्मी के कम होने के बाद डार्क लॉर्ड ने माइकल से नज़रें मिलाईं। बधाई हो, तुम मेरी अपेक्षा से बेहतर कर रहे हो, डार्क लॉर्ड ने कहा। इन कवच के टुकड़ों को ढूंढना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए, डार्क लॉर्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। अभी के लिए मैं केवल तुम्हारे संदेह की पुष्टि कर सकता हूँ। हाँ, मैं समय में पीछे चला गया और तुम बन गया। समय यात्रा करना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने हमें दिखाया कि हम कहाँ से आए हैं। डार्क लॉर्ड थोड़ा मुस्कुराया। भले ही यह सिर्फ खुद की होलोग्राम रिकॉर्डिंग थी, माइकल ने उसकी आंखों में एक बहुत बड़ी उदासी देखी।
वह थका हुआ लग रहा था, किसी भी खुशी से रहित। उसे देखकर माइकल को तुरंत गया का ख्याल आया। क्या उसके साथ कुछ हुआ? माइकल ने खुद से सवाल किया। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि मैं समय में पीछे क्यों चला गया या मैंने क्या गलतियां की। इसके बजाय मैं केवल तुम्हारे पीछे कुछ छोड़ पाया जो तुम्हारी मदद करे तुम्हारे रास्ते पर। हालांकि डार्क लॉर्ड ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम नूह से लड़ोगे लेकिन युद्ध में जल्दबाजी मत करना। नूह ही एकमात्र दुश्मन नहीं है जिससे तुम्हें लड़ना है। सभी लोग देवताओं से डरते और उनकी पूजा नहीं करते। कुछ लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। डार्क लॉर्ड की आवाज़ सख्त और गंभीर हो गई। वे ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, डार्क लॉर्ड ने कहा। और मेरे गया का ख्याल रखना। उसके चेहरे पर एक दुखी मुस्कान दिखाई दी। उसे उदास देखकर गया की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ होने के बावजूद वह अभी भी वही आदमी था जिससे वह प्यार करती थी, इसलिए उसे दुखी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी रक्षा करना मत भूलना। मैंने पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर दिया है ताकि तुम्हें वह सुखद अंत मिल सके जो मुझे नहीं मिला, उसने आह भरी। माइकल को आश्चर्य हुआ जब डार्क लॉर्ड ने गया की ओर अपनी नज़र घुमाई। माइकल को आश्चर्य हुआ कि उसने हॉल में गया को सही तरीके से कैसे ढूंढा। मैं तुम्हें एक बार फिर मुस्कुराते हुए देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पहली बार गया ने डार्क लॉर्ड की आवाज़ हकलाते हुए सुनी। वह उन दोनों में से भावनात्मक रूप से सबसे मजबूत था, फिर भी वह उस पल बहुत कमज़ोर लग रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी प्यारी पत्नी, आखिरकार डार्क लॉर्ड मुस्कुराया। जल्द ही होलोग्राम टिमटिमाना शुरू हो गया। नूह के साथ लड़ाई में जल्दबाजी मत करो। होलोग्राम के फीके पड़ने से पहले माइकल ने नूह के बारे में डार्क लॉर्ड की चेतावनी एक बार फिर सुनी। होलोग्राम के गायब होने के बाद माइकल कुछ मिनटों तक बिना कुछ बोले स्थिर रहा। उन पर सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट बाद माइकल ने छाती से कवच का टुकड़ा निकाला। यह माइकल के सिस्टम स्टोरेज में गायब हो गया। 2 और टुकड़े और उसके पास एक बार फिर उसका कवच होगा। इस कमरे में जो हुआ वह इसी कमरे में रहता है, समझे? माइकल ने अपने कंधे पर देखते हुए उनसे पूछा। हाँ मेरे प्रभु, अजाजेल और एडलिया ने सिर हिलाया। डार्क लॉर्ड के अंतिम शब्द सुनने के बाद एडलिया अपनी बेटी के बारे में चिंतित थी। उसे गया से फिर से मिलने में लगभग 3 दशक लग गए और एडलिया उसे फिर से खोने की योजना नहीं बना रही थी। लेकिन चाहे वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, उसने डार्क लॉर्ड की उसे बचाने की क्षमता और प्यार पर सवाल नहीं उठाया। अगर कोई गया की रक्षा कर सकता था तो वह वही था। माइकल फिर मुड़ा। अपनी कलाई के एक झटके से उसने सिस्टम स्टोरेज से 2 चांदी के चर्मपत्र निकाले। उसने उन्हें एडलिया पर फेंक दिया। सेबर को अपने साथ ले जाओ और मेरे लिए बचे हुए कवच के टुकड़े ढूंढो, माइकल ने आदेश दिया। एडलिया ने अजाजेल के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया। माइकल गया उसके पास आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। क्या तुम चिंतित हो? उसने पूछा। नहीं, माइकल ने अपना सिर हिलाया। वह उसकी आंखों में देखने के लिए मुड़ा। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने उसके चेहरे को सहलाया। मैं अपना अतीत नहीं हूँ, माइकल ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। हमें एक सुखद अंत मिलेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, माइकल ने कहा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे, वह मुस्कुराए। उन दोनों ने एक पल के लिए अंतरंगता का अनुभव किया और कमरे से बाहर निकल गए। वे बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंधेरे सेना का अभिवादन करने के लिए बाहर निकले, उसने देखा कि गिब्सन उसकी ओर दौड़ रहा है। वह पसीने से लथपथ था। मेरे प्रभु, मेरे, वह अपनी भारी सांसों के कारण बोल नहीं पाया। एक गहरी सांस लें और आराम करें, माइकल ने कहा। गिब्सन ने गहरी सांस ली, जैसा कि उसे बताया गया था। मेरे प्रभु, गिब्सन ने एक सुनहरा चर्मपत्र निकालने के लिए अपने वस्त्र के अंदर हाथ डाला। यह महारानी की ओर से आया है। गिब्सन के शब्दों से माइकल आश्चर्यचकित था। उसने चर्मपत्र खोला और पढ़ा कि महारानी ने क्या कहा था। यह आश्चर्यजनक है, माइकल ने चर्मपत्र पढ़ने के बाद कहा। यह क्या है? गया ने पूछा। वह अब अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। महारानी मुझसे मिलना चाहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे माइकल, गया भी अचानक निमंत्रण से हैरान था। शायद यह एक जाल हो, गया ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वह चाहती है कि हम जगह और समय चुनें। वह केवल बेलिनोर नामक एक युद्ध देवता को ला रही है। बेलिनोर, है ना? गया को नाम याद आ गया। जब उसने 2 तीर उस पर मारे थे तब वह उसे नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने सैडी से एक्वा पैलेस नीलामी में आए युद्ध देवता के बारे में पूछा तो सैडी को उसकी पहचान पता चल गई। क्या तुम उसे जानते हो? माइकल ने पूछा। मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हमें तीसरा कवच कैसे मिला। माइकल के लिए उसकी धूर्त मुस्कान ही काफ़ी थी जो ये दर्शाने के लिए कि क्या हुआ था। कम से कम उसे इस बात की खुशी थी कि उसने युद्ध के देवता को नहीं मारा। चलो चलते हैं और बात करते हैं। गया ने उसका हाथ पकड़ा और झरने की ओर चलने लगा। अपने रास्ते में उसने माइकल को सब कुछ बताया जो हुआ था।
माइकल ने पूरी तरह से चुप्पी साधे उसकी कहानी सुनी। उसने जो किया वह सही कदम था। अगर वह उसकी जगह होता तो वह भी यही करता। लेकिन माइकल को युद्ध के देवता पर हमला करने के लिए गोंडोलिन की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता थी। हमें महारानी से मिलना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। हमारे पास निपटने के लिए पर्याप्त दुश्मन हैं, माइकल ने आह भरी। चून की महारानी केवल बेलानोर के साथ आ रही थी, इसलिए माइकल को लगा कि वह युद्ध नहीं चाहती थी। अन्यथा वह अकेले उससे मिलने आने के बजाय एक सेना भेजती। महारानी के स्क्रॉल पर विशेष रणनीति थे। माइकल को बस उनकी मुलाकात का स्थान और समय लिखना था और महारानी को दूसरे छोर पर सूचित कर दिया जाता। माइकल ने ओज़ महाद्वीप में एक एकांत पर्वत शिखर चुना। जाहिर है उनकी मुलाकात का समय आधी रात थी, जब वह अपने सबसे मजबूत रूप में होगा। माइकल ने यह सुनिश्चित करने के लिए आर्या और एलिडर को भेजा कि उस स्थान पर कोई जाल न हो। हालांकि उसने जगह चुनी थी, लेकिन वह बिना किसी योजना के वहां जाने की योजना नहीं बना रहा था। माइकल ने गया को वापस महल में छोड़ दिया और महारानी से अकेले मिलने चला गया। वह नाइटमेयर या अजाजेल को भी नहीं लाया। माइकल ने जो पहाड़ चुना वह मोटी सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था। जब वह अपने गंतव्य की ओर उड़ रहा था तो दूर से दांतेदार पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी जगह बनाई क्योंकि उसे अपने शरीर को गर्म करने के लिए आग ऊर्जा का उपयोग करना था। जमीन पर आटे की तरह सफ़ेद चादर छाई हुई थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, बर्फ की एक चट्टान अलग हो गई और पहाड़ों में से एक से नीचे लुढ़कने लगी। ये गांठदार किनारे से फिसलकर नीचे खाई में जा गिरी। उसके बाद जो सन्नाटा हुआ वह रीढ़ को कंपा देने वाला था। माइकल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा, जहां उसने महारानी से मिलने के लिए कहा। पहाड़ की आसमान छूती चोटी शानदार रोशनी से सराबोर थी। ऊपर के तारों से आने वाली पतली रोशनी की धारें बर्फ को एक कांटेदार, हिलती हुई रेखा में चुभ रही थीं। किसी की भी दृष्टि की रेखा के पार पर्वत श्रृंखला की चोटियां कांटों की एक पंक्ति की तरह खड़ी थीं। उनके चारों ओर पाउडर जैसी बर्फ की मालाएं लिपटी हुई थीं। माइकल के शिखर के करीब आते ही हवा आर्कटिक की तरह ठंडी हो गई। जब तक माइकल शिखर पर पहुंचा, उसने देखा कि एक एल्वेन महिला और एक सुनहरा फर कोट पहने एक आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। माइकल ने गोंडोलिन में मौजूद उन सभी चित्रों की बदौलत एल्वेन महिला को महारानी के रूप में पहचाना। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोंडोलिन के हर घर में महारानी का कम से कम एक चित्र था। लोग उन्हें इतना प्यार करते थे। यह कोई जबरदस्ती का इशारा नहीं था, लेकिन लोग उसे देवी की तरह पूजते थे। सच कहूं तो माइकल महारानी नित्रोएल का सम्मान करता था। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद उसने युद्धों को केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बजाय उसने कूटनीति के माध्यम से शांति की वकालत की। यही बात माइकल को उसके बारे में पसंद थी। जो लोग उससे डरते थे वे नित्रोएल का सम्मान करते थे। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, बेलानोर का शरीर तनावग्रस्त हो गया। माइकल अपने डार्क लॉर्ड कवच में नहीं था। इसके विपरीत उसने कोहनी तक मुड़ी हुई आस्तीन वाला एक लंबा काला कोट, अपने पहले 3 बटन खोले हुए एक काली शर्ट और मैचिंग काले रंग की पतलून और जूते पहने थे। ठंडी हवा में उसके कंधे तक के बाल लहरा रहे थे। बेलानोर को काले कवच में दुष्ट चेहरे वाले एक भारी भरकम आदमी की उम्मीद थी, लेकिन माइकल ने अपने सामान्य रूप से उसे आश्चर्यचकित कर दिया। महारानी भी दंग रह गई। माइकल को आश्चर्य हुआ कि महारानी अमर अवस्था में पहुंचने से बस कुछ ही महीने दूर थीं। उनके बारे में कुछ अजीब था। आपकी शाही महारानी, माइकल ने महारानी को उनकी उपाधि से संबोधित किया। जब उन्होंने उनके स्वर में सम्मान महसूस किया तो वह मुस्कुराईं। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहीं कि वे दिखावटीपन और सच्चे सम्मान के बीच अंतर कर सकती थीं। उसने जो रिपोर्ट सुनी थी उसके विपरीत डार्क लॉर्ड गर्मजोशी से भरा और दोस्ताना लग रहा था, लेकिन वह उसके भीतर शैतान को देख सकती थी। वह अकल्पनीय चीजें करने में सक्षम था। उसके दिमाग में इथलन और थूसियन साम्राज्य के साथ जो हुआ वह उसके द्वारा किए जा सकने वाले कामों का एक नमूना मात्र था। मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ? नित्रोएल ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह मेजरोथ में देखे गए नस्लवादी कल्पित बौनों से अलग लग रही थीं। मुझे लगता है कि घोस्ट ठीक रहेगा, माइकल ने कहा। महारानी के अच्छे पक्ष में आने के लिए यह एक सरल इशारा था। वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था, भले ही वह उसका दोस्त न बन सके। माइकल आखिरी चीज जो चाहता था वह महारानी को नाराज करना और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से दुश्मनी करना था। ये बेलानोर है, आप उसे जानते होंगे, नित्रोएल ने बेलानोर को देखते हुए कहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने मेरी कोई चीज़ खरीदी। माइकल का लहजा न तो बहुत अहंकारी था और न ही माफ़ी मांगने वाला। उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, जिसे कमज़ोरी का संकेत माना जा सकता है। महारानी पहाड़ के किनारे की ओर चली गईं। जहां तक कोई देख सकता था बर्फ से ढके अंतहीन जंगल के अलावा कुछ नहीं था। माइकल किनारे पर उसके साथ आ गया और चुपचाप नज़ारा देखता रहा। तेज़ हवा के अलावा उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। माइकल ने कुछ मिनटों के बाद ये चुप्पी तोड़ी।
आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थीं, आपकी शाही महारानी? माइकल ने पूछा। कम से कम कहने के लिए वह उत्सुक था। वही कारण जिसके लिए आपने इस मुलाकात के लिए सहमति दी, नित्रोएल ने उत्तर दिया। गठबंधन, माइकल ने मजाक किया और महारानी हंस पड़ी। बेलानोर वाकई हैरान थी। डार्क लॉर्ड महारानी के बगल में बहुत शांत और शांत लग रहा था। बेलानोर भूल गई कि आखिरी बार किसी ने उससे इस तरह बात कब की थी। इतनी जल्दी नहीं, भूत, महारानी ने कहा। मैंने सुना है कि आपको इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं है। आपने सही सुना, माइकल ने कहा। ब्लैकमैन ने आपके बारे में बहुत सी रोचक बातें कही हैं। माइकल ने समुद्री डाकू लॉर्ड ब्लैकमैन के साथ अपनी मुलाकात को याद किया। समुद्री डाकू सोचते थे कि सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू लॉर्ड खजाने की तलाश में यात्रा पर है, लेकिन इसके बजाय वह उन सभी समय महारानी की सेवा कर रहा था। वह माइकल से अदन में मिलने आया था जब उसने समुद्री डाकुओं को खत्म कर दिया और समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस को मार डाला। उसने दक्षिणी महाद्वीप पर एक द्वीप के लिए डार्क लॉर्ड के साथ एक सौदा किया। इसके अलावा माइकल ने गोंडोलिन या किसी अन्य एल्वेन राज्यों के व्यापारियों पर हमला न करने पर सहमति व्यक्त की। माइकल ने आज तक सौदे का अपना हिस्सा रखा था। बदले में शाही नौसेना ने कभी दक्षिणी महाद्वीप पर कदम नहीं रखा था। नतीजतन दक्षिणी महाद्वीप के समुद्रों में कोई लूटपाट या समुद्री डकैती नहीं हुई। इसके बजाय व्यापारियों ने जो कुछ भी लाया उसका 20% गश्त करने वाली डाक आर्मी को दिया। समुद्री लुटेरे बिना लूटपाट के मिलने वाली चीज़ों से नफरत करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बिना कुछ किए पैसे मिलना अच्छा लगने लगा। उन्हें बस समुद्र में सीमा गश्ती की तरह गश्त करनी थी और व्यापारी जहाज़ों से चीज़ें लेनी थीं। अगर कोई डाक आर्मी शिप 20% से ज़्यादा लेने या किसी व्यापारी जहाज़ को नुकसान पहुंचाने का फैसला करता तो कोरी उन्हें एक चट्टानी द्वीप पर ले जाता और चालक दल को वहां धूप में जिंदा सड़ने के लिए छोड़ देता। सौभाग्य से किसी भी समुद्री लुटेरे ने नियम तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसके बारे में बात करते हुए, मैंने उसे अदन के बाद से नहीं देखा है। वह कैसा है? माइकल ने पूछा। एकांत में, मुझे डर है, नित्रोएल ने उत्तर दिया। महारानी ने स्वेच्छा से उसे कुछ गुप्त समाचार दिए। वह चाहती थी कि डार्क लॉर्ड को पता चले कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेती करके दक्षिणी लोगों को मजबूत बना सकता है। माइकल थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दक्षिणी लोग उसकी सेना में खेती कर रहे हैं। उसे महारानी से और भी बहुत सारे आश्चर्य की उम्मीद थी। मैं वही सौदा चाहता हूं जो मुझे तुमसे पहले मिला था, भूत। अब मेरे लोगों पर हमला मत करो। उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। ये फिर से नहीं होगा। मिशेल ने महारानी से कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि बेलानोर ने कवच का टुकड़ा खरीदा था, लेकिन उन्हें उस पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था। गया ने उसे जीवित छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी उसने उस पर हमला किया। महारानी ने इस मामले को इतनी जल्दी छोड़ दिया, यह एक तरह की दयालुता थी। क्या यही एकमात्र कारण था जिसके लिए तुमने मुझसे मिलने के लिए कहा था? माइकल ने महारानी से पूछा। महारानी ने बिना कुछ बोले अपने सामने के दृश्य को देखा। उसकी निगाह क्षितिज पर टिकी हुई थी। उन पर सन्नाटा छा गया। अंत में महारानी ने एक गहरी सांस ली। आप हान टोरम के बारे में क्या जानते हैं? माइकल ने अपने दिमाग से सोचा और नाम याद किया। उसने इस जगह के बारे में गोंडोलिन में रहते हुए सुना था। अगर मैं सही हूं तो यह महान 8 कुलों में से एक है। हान टोरम एक बौना कबीला है। तुमने क्यों पूछा? हाल ही में उन्होंने कुछ खतरनाक उपकरण बनाने शुरू किए हैं। सटीक रूप से कहें तो हथियार। ये ऐसे हथियार हैं जिनका परीक्षण नहीं किया गया है और जो हज़ारों लोगों को चोट पहुंचाने में सक्षम हैं। बहुत बढ़िया हथियार लगते हैं। अगर यह इतने लोगों को चोट पहुंचाने में सक्षम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका परीक्षण किया गया है या नहीं, माइकल ने कहा। वह कल्पित बौनों और बौनों के बीच के इतिहास के बारे में सब कुछ जानता था। बौनों को सैकड़ों साल बाद भी बदला लेने की तलाश में देखना वाकई आश्चर्यजनक था। उसे कल्पित बौनों को चोट पहुंचाने के उनके संकल्प की प्रशंसा करनी पड़ी। अगर उन हथियारों ने महारानी को डार्क लॉर्ड की मदद मांगने पर मजबूर किया तो माइकल बता सकता था कि ये हथियार कितने खतरनाक थे। उसे जिज्ञासा हुई क्योंकि वह बौनों की सामूहिक विनाशक हथियार बनाने की प्रतिभा को जानता था। और मुझे समझाओ कि मुझे बौनों और उनके छोटे खिलौनों की परवाह क्यों करनी चाहिए? माइकल ने पूछा। बौने महान निर्माता और इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास शक्तिशाली साधक नहीं थे। अगर माइकल चाहे तो वह उनके राज्यों पर सामूहिक विनाश ला सकता है। सरल, महारानी ने कहा। गार्डियन गिल्ड बौनों से उन हथियारों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। वह बेपरवाह थी। मुझे लगता है कि आपको गार्जियन गिल्ड का मजबूत होना पसंद नहीं है। इन हथियारों और सुप्रीम गार्जियन के मार्गदर्शन से वे युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं, महारानी? माइकल ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि महारानी के मन में क्या चल रहा है। जो भी आप चाहती हैं। अगर आप उन बौनों को कुछ समझा सकें तो मैं आपकी सराहना करूंगी।
अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपनी और मेरी दोनों की मदद करेंगी। माइकल ने एक मास्टर रणनीतिकार की झलक देखी जिसने बॉनो को अकेले ही खत्म कर दिया। वह बॉनो से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। महारानी के चरित्र को देखते हुए माइकल जानता था कि वह बॉनो से बात करने की कोशिश करती। हालांकि उसे नहीं लगता था कि बॉनो ने उसकी बात सुनी होगी। उन भारी भरकम दाढ़ी वाले कमीनों को कल्पित बॉनो से ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं थी। वे कल्पित बॉनो के साम्राज्य को जलते हुए देखने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। अगर यह मामला दो महान कुलों से जुड़ा न होता तो माइकल इस मुद्दे में दखल नहीं देता। अगर बॉने गार्जियन गिल्ड के लिए हथियार बनाते तो माइकल के लिए ये लंबे समय में सिरदर्द बन जाता। इसके बजाय वह उन हथियारों पर अपना हाथ रखना चाहता था, अन्यथा वह गार्जियन गिल्ड के हाथों में पड़ने से पहले उन्हें नष्ट कर देता। मैं इस पर गौर करूंगा, माइकल ने बिना कोई वादा किए कहा। महारानी मुस्कुराईं। एक ही बातचीत से उसने डार्क लॉर्ड को बॉनो से निपटने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसके पास चिंता करने के लिए कम चीजें थीं और अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए अधिक समय था। अच्छा कदम, नित्रोइल, माइकल ने खुद से कहा। महारानी से मिलने के बाद माइकल अपने महल में लौट आया। उसने गया और एडेलिया को मीटिंग रूम में बुलाया। माइकल ने उन्हें मीटिंग के बारे में बताया और बताया कि महारानी चाहती थी कि वह हांटोरम से कैसे निपटे। शुरू में गया महारानी द्वारा उन्हें अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने पर क्रोधित लग रहा था, लेकिन बॉनो और गार्जियन गिल्ड के बीच सौदे को सुनने के बाद वह शांत हो गई। सबसे पहले हमें हांटोरम और डालगरम के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है, माइकल ने कहा। डालगरम एक बौना राज्य था जहां हांटोरम स्थित था। हालांकि बौने विदेशियों, विशेष रूप से अन्य जाति के सदस्यों के बारे में बेहद सतर्क थे। एक इंसान के रूप में डालगरम का दौरा करने से उसे केवल बेहद अश्लील टिप्पणियां और तिरस्कार ही मिलेंगे। हमें अपनी सेना और अधीनस्थों में विविधता की आवश्यकता है, माइकल ने कहा। उस समय उसके अधिकांश अधीनस्थ मनुष्य थे। हालांकि उसकी सेना में पिशाच, कुछ अर्धमानव और कुछ ओट थे, जिनमें से अधिकांश मनुष्य थे। माइकल हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा लोगों को भर्ती करने का समय नहीं था, खासकर तब जब उनके खर्च उनकी आय से ज्यादा हो गए थे। आप जानते हैं कि हम ज्यादा लोगों को भर्ती करने का जोखिम नहीं उठा सकते, गया ने कहा। मैं इस पर काम कर रहा हूं। तलवारें बनाने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है उनमें से कुछ दानव की कब्र में हैं। दानव की कब्र, एडेलिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। दानव की कब्र दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र था। कोई भी, यहाँ तक कि अमर भी, उस जगह पर जाने से नहीं डरता था। माना कि वहाँ अनगिनत खजाने और दुर्लभ पौधे थे, फिर भी वे उनके जीवन के लायक नहीं थे। हाँ, मुझे वहाँ जो कुछ भी मिलेगा उसकी कीमत लाखों या अरबों में होगी। ये हमें तब तक बचाए रखेगा जब तक हमें आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं मिल जाता। माइकल के दिमाग में कुछ था, लेकिन उसे कुछ खास जड़ी बूटियां चाहिए थीं। उस क्षेत्र में न केवल तलवारें बनाने की सामग्री थी, बल्कि कुछ ऐसा भी था जिससे सोने के सिक्के बरसते थे। अगर हम दानव की कब्र पर जाते हैं तो बौनों से कौन निपटेगा? गया ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ। माइकल ने अपना सिर हिलाया। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? गया ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसे माइकल को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर अकेले भेजने से नफरत थी। अगर वह वहां होती तो वह उसका साथ दे सकती थी। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। आपको बौनों और उनके द्वारा बनाए जा रहे हथियारों से निपटना है। माइकल की आवाज़ सख्त थी। उसकी आंखों में जो भाव था, उसने गया के लिए बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अंत में वह केवल सहमत हो सकी। कम से कम नाइटमेयर या वेदोरा को अपने साथ ले जाओ, गया ने कहा। माइकल ने कुछ पलों के लिए उसके सुझाव के बारे में सोचा और वेदोरा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वह वेदोरा के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इसके अलावा वे किसी न किसी तरह से राक्षस की कब्र से गुजरने में उसकी मदद कर सकते हैं। कम से कम उसके पास बात करने के लिए कोई तो होगा। मैं वेदोरा को अपने साथ ले जाऊंगा, गया ने राहत की सांस ली। जब मैं चला जाऊंगा तो हांटोरम से निपटो। हमारे लिए हथियार छीनने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो उन्हें नष्ट कर दो। मैं नहीं चाहता कि वे गार्जियन गिल्ड तक पहुंचें, माइकल ने कहा। हालांकि गया राक्षस की कब्र में रहने के दौरान यहां रहने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह हाथ में मौजूद कार्य के महत्व को जानती थी। इसलिए उसने उससे बहस नहीं की। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने एडेलिया और गया को विदा किया। वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था। पलक झपकते ही वह मीटिंग हॉल से अपने कमरे में पहुंच गया। राक्षस की कब्र पर जाने से पहले उसे कुछ तैयारियां करनी थीं। उनमें से एक था ध्यान। वह अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने बाहर की आवाज़ों और अपने दिमाग में चल रहे बेतरतीब विचारों को अनदेखा कर दिया। उसे अपने दिमाग से हर चीज़ को हटाने में कुछ पल लगे। माइकल ने समय का ध्यान नहीं रखा। जब तक उसने अपनी आंखें खोलीं, तब तक सूरज अपनी नींद से जाग चुका था और अपनी सुनहरी किरणों से दुनिया को रंग चुका था।
बेशक काला सागर हमेशा की तरह ही काला और उदास था। उसने अपना पुराना डार्क लॉर्ड कवच पहना और शस्त्रागार में चला गया। शस्त्रागार एक विशाल हॉल था जिसमें सैकड़ों या हजारों कवच स्टैंड और हथियार रैक थे। उस समय उनके पास वास्तविक कवच और हथियारों से ज्यादा रैक और स्टैंड थे। बहुत दयनीय स्थिति है, माइकल ने आह भरी। उसकी बढ़ती सेना को नए हथियारों और कवच की सख्त जरूरत थी। दुनिया में बहुत से लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि डार्क लॉर्ड बनना कितना मुश्किल था। उन्हें लगा कि वह सिर्फ लोगों को मारता है और महल में रहता है, लेकिन असलियत में उसे दिन प्रतिदिन की सभी चीज़ों से निपटना पड़ता था, तब भी जब उसके अधीनस्थ होते थे। वह एक हथियार रैक की ओर चला गया जहां उसने कई तलवारें कतार में खड़ी देखीं। उसने बेतरतीब ढंग से कुछ तलवारें चुनी और उन्हें अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। फिर उसने अपना सिर कोने में एक काले धातु के दरवाजे की ओर घुमाया। जब उसने दरवाज़ा धक्का दिया तो वह चरमराहट के साथ खुल गया। उसने कई बक्से देखे जो रंगीन बिंदुओं और गोलियों से भरे हुए थे। माइकल ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि कुछ बक्से और गोलियों का एक गुच्छा कमरे से गायब हो गया। उसके पास नई गोलियां और औषधियां परिष्कृत करने का समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें स्टोरेज से निकाल लिया। अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेने के बाद माइकल अज़ाज़ेल से मिलने निगरानी कक्ष में गया। अपने रास्ते में उसने महल की रखवाली कर रहे डाक आर्मी के सैनिकों का अभिवादन किया। मेरे प्रभु, अज़ाज़ेल ने माइकल को कमरे में प्रवेश करते हुए देखते ही तुरंत सिर झुकाया। माइकल ने दर्पणों को घूरते हुए उनमें तरह तरह की आहें भरीं। महल में निगरानी कक्ष सिर्फ एक अस्थायी सेटअप था। उनका मुख्य सेटअप अभी भी अंधेरे जंगल में था, लेकिन माइकल दर्पणों की निगरानी करने नहीं आया। अज़ाज़ेल, मुझे वह नक्शा लाओ जो दानव की कब्र के प्रवेश द्वार को दिखाता है, माइकल ने कहा। गया और एडेलिया के विपरीत अज़ाज़ेल माइकल के शब्दों से न तो हैरान हुआ और न ही चौंका। उसके लिए डार्क लॉर्ड के लिए उन जगहों पर जाना स्वाभाविक था जहां सामान्य प्राणी नहीं जा सकते थे। जहां तक अज़ाज़ेल का सवाल था, डार्क लॉर्ड के लिए दानव की कब्र कोई चुनौती नहीं होगी। मुझे एक सेकंड दो मेरे प्रभु, अज़ाज़ेल एक सेकंड के लिए माइकल की नज़रों से ओझल हो गया। फिर वह एक स्क्रॉल के साथ फिर से प्रकट हुआ। ये रहा मेरे प्रभु, अज़ाज़ेल ने स्क्रॉल माइकल को सौंप दिया। माइकल ने ओज़ महाद्वीप का नक्शा देखने के लिए स्क्रॉल खोला। राक्षस की कब्र खोपड़ी से चिन्हित थी। प्रवेश द्वार इस दुनिया के किनारे पर स्थित था। इसके चारों ओर अंतहीन महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। प्रवेश द्वार तक नौकायन करना कोई विकल्प नहीं था क्योंकि रास्ते में खतरे थे, जैसे कि उग्र तूफान, हिंसक समुद्री राक्षस और बिजली के तूफान जो आत्मा शोधन चरण के साधक को तुरंत मार डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। प्रवेश द्वार तक पहुंचने का केवल थोड़ा सा मौका था। एक बार जब वह ओज़ महाद्वीप छोड़ देता तो उसके लिए आराम करने या उतरने के लिए कोई जगह नहीं होती। मेरा सुझाव है कि मेरे प्रभु, आप अपने साथ आग ऊर्जा क्रिस्टल लाएं। यहाँ से प्रवेश द्वार तक पहुँचने में 7 रातें और 7 दिन लगेंगे। आपको अपनी ऊर्जा को फिर से भरना होगा, अज़ाज़ेल ने कहा। हालांकि ऊर्जा को फिर से भरने के लिए गोलियां थीं, आग ऊर्जा क्रिस्टल उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा उन्हें तेजी से अवशोषित किया जा सकता था। मैं भी यही सोच रहा था, माइकल ने कहा जब अज़ाज़ेल ने माइकल को आर्क एनर्जी क्रिस्टल से भरी एक स्पेस रिंग सौंपी। माइकल को अज़ाज़ेल की पहल पसंद आए। उसने अज़ाज़ेल की पीठ थपथपाए। वेदोरा को रेलेन के बगीचे में ले आओ, माइकल ने निगरानी कक्ष छोड़ने से पहले कहा। उसके बाद वह सीधे अपने सामान्य ध्यान स्थल के ऊपर उड़ गया। तलवार की मूठ वाले पहाड़ के ऊपर की हवा में मीठे फूलों की खुशबू आ रही थी। रेलेन के फूल खिले हुए थे, ठंडी हवा के साथ बाएं और दाएं झूल रहे थे। माइकल उस जगह से पूरे तैरते हुए पहाड़ को देख सकता था। उसने देखा कि सोने के सिक्कों की कमी के कारण महल के निर्माण कार्य धीमे हो गए थे। उम्मीद है कि दानव की कब्र में उसका उद्यम वर्तमान स्थिति को बदल देगा। अगर खजाना संभालने के लिए गया की असाधारण प्रतिभा नहीं होती तो वह अब तक दिवालिया हो चुका होता। नूह ने मैजेस्टिक चेन और हेड्स को बंद करके उसकी योजनाओं में बहुत बड़ी सेंध लगाई। उसकी वजह से माइकल को कुछ ऐसा खोजना पड़ा जिसे बंद नहीं किया जा सकता था। उसके दिमाग में बस यही सही बात थी। दुर्भाग्य से उसे आवश्यक वस्तुओं को पाने के लिए दानव की कब्र में बहुत गहराई तक जाना पड़ा। माइकल ने वेदोरा को अपने पास लाने के लिए अज़ाज़ेल का इंतजार किया, जबकि नाइटमेयर गया के साथ उसकी यात्रा पर था। दालगरम, जब माइकल अंधेरे समुद्र के उदास लेकिन मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहा था, अज़ाज़ेल वेदोरा को अपने कंधे पर बिठाकर उस स्थान पर पहुंचा। हम कहाँ जा रहे हैं? अयाग ने अपनी आंखों में उत्साह की झलक के साथ पूछा। दानव की कब्र, माइकल ने शांति से कहा। अयाग की आंखों में उत्साह कई गुना बढ़ गया। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में यार, मुझे यहाँ बंद रहना पसंद नहीं है। आखिरकार कुछ सार्थक रोमांच, अयाग ने कहा। यहाँ तक कि कैन भी उससे सहमत था, जो देखने के लिए एक दुर्लभ दृश्य था। उन्होंने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और माइकल के कंधे पर ठीक नीचे उतरे। कृपया मुझे बताएं कि हम अभी जा रहे हैं, सबा ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा।
माइकल ने मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी को धीरे से रगड़ा। हम अभी जा रहे हैं, माइकल ने कहा। सबा और अयाग कान से कान तक मुस्कुराए, यहाँ तक कि माइकल भी उनके मजाकिया भाव को देखकर मुस्कुराया। माइकल बिना रुके राक्षस की कब्र की ओर उड़ गया। ओज़ो के कुछ लोगों ने माइकल के जादू के कारण आसमान में एक काली लकीर देखी। समुद्र क्षितिज से परे अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जहां तक कोई देख सकता था। एक चमकदार नीला कंबल सब कुछ ढक रहा था। यह एक लुढ़कता हुआ, उछलता हुआ कंबल था जो जीवन से भरा हुआ था। नमकीन गंध इतनी तेज थी कि कोई इसे अपने स्वाद कलियों पर नाचते हुए महसूस कर सकता था। वेदोरा ने अपने आसपास के नज़ारे का आनंद लिया। समुद्र अपने आप में आश्चर्य के एक विशाल तालाब जैसा लग रहा था। उस दिन यह असाधारण रूप से नीला था, जिसमें थोड़ा हरा रंग था। सीधे शब्दों में कहें तो समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन तूफान क्षितिज पर था। हालांकि समुद्र शांत और निर्मल लग रहा था, माइकल ने अपने पर्यावरण स्कैनिंग में पानी के नीचे शक्तिशाली जीवों को तैरते हुए महसूस किया। सतर्क रहें, माइकल ने वेदोरा को चेतावनी दी। सबा की इंद्रियां तेज थीं, लेकिन यह माइकल की पर्यावरण स्कैनिंग जितनी विकसित नहीं थी। सबा को उनके नीचे छिपे खतरों को भांपने में कुछ मिनट लगे। अयाग ने समुद्र की गहराई में एक विशालकाय जीव की छाया देखी। वह कसम खा सकती थी कि उसे लगा कि वह सीधे उसे घूर रहा है। अरे भूत, वहां कुछ है, अयाग ने कहा। मुझे पता है, चलो इसे अनदेखा करते हैं, माइकल ने कहा। अज्ञात जीव फ्यूजन स्टेज पर था। अपने विशाल आकार और उसके चारों ओर दोस्तों के साथ जीव से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। इसके अलावा माइकल समुद्री जीवों को आतंकित करने के लिए यहाँ नहीं था। इसके बजाय वह बिना किसी लड़ाई के राक्षस की कब्र तक पहुंचना चाहता था। उसने अपनी गति तेज कर दी और अपने और जीव के बीच एक सुरक्षित दूरी बना ली। जितना अधिक वह राक्षस की कब्र की ओर उड़ता गया, मौसम उतना ही गहरा और खराब होता गया। उसे मौसम और राक्षस की कब्र के आसपास समुद्र में छिपे शक्तिशाली जीवों के बारे में चेतावनी दी गई थी। प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक भाग्य और शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई केवल कल्पना कर सकता है कि राक्षस की कब्र कितनी खतरनाक होगी। एक कारण था कि अमर भी इस जगह से डरते थे। वेदोरा ने अपनी पूंछ को माइकल की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया ताकि वह प्रचंड तूफान से बच सके। आसमान में लाल लाल बिजली की धारियां चमक उठीं। आसमान में भयानक लाल और काले रंग का मिश्रण था। गहरे नीले समुद्र के साथ ये दृश्य एक शैतानी लहजे में था। इसके अलावा तेज हवाएं समुद्र से बचने के लिए चिल्लाती हुई किसी दूसरी दुनिया की चीज की तरह लग रही थीं। आसमान से शक्तिशाली बिजली अचानक गिरी। माइकल अपनी बिल्ली जैसी हरकतों की बदौलत बिजली के तूफान से बच निकला। सबा ने कहा, दानव की कब्र नाम इस जगह के लिए उपयुक्त है। लाल आसमान को देखकर वह थोड़ा असहज लग रहा था। क्या दानव जाति और इस जगह के बीच कोई संबंध है? अयाग ने पूछा। कैन को आश्चर्य हुआ कि अयाग ने वास्तव में कुछ ऐसा पूछा जो उसके दिमाग में हास्यास्पद नहीं लग रहा था। सच कहूं तो वह माइकल से यह सवाल पूछने वाला था। हम पता लगा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ संबंध हो सकता है, माइकल ने कहा। उसे अभी भी नहीं पता था कि राक्षसों के अस्तित्व के बारे में और कौन जानता था। जहां तक उसे पता था, अजाजल इस दुनिया में एकमात्र जीवित राक्षस था। अगर यह सिस्टम नहीं होता तो वह राक्षस को वापस जीवित नहीं कर सकता था। माइकल को पूरा भरोसा था कि पर्याप्त समय और संसाधनों के साथ वह न केवल अधिक राक्षसों को ढूंढ सकता है, बल्कि इस जादुई जाति को भी पुनर्जीवित कर सकता है। एक बार जब उसके पास सैकड़ों या हजारों अजाजल हो जाते तो वह सभी महान 8 कुलों के लिए एक वास्तविक खतरा बन जाता। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो राक्षस की कब्र में घुस गया और बच गया? कैन ने पूछा। माइकल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि गार्जियन गिल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में किसी से भी ज्यादा इस जगह के बारे में जानता है। यहाँ तक कि लॉर्ड इन्फॉर्मेशन को भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, माइकल ने कहा। जो इस जगह को देखने के लिए और भी ज्यादा योग्य बनाता है, अयाग ने कहा, जब माइकल ने अचानक उड़ना बंद कर दिया। अयाग ने भौहें सिकुड़ी। तुम क्यों रुके? अयाग ने पूछा। दूसरी ओर सबा को भूत की हरकत के पीछे का कारण समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली प्राणी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उनके सामने समुद्र में अयाग ने स्पष्ट रूप से एक छाया को अंदर से उभरता हुआ देखा। माइकल धीरे धीरे पीछे की ओर उड़ गया। उसकी इंद्रियों के अनुसार प्राणी बहुत बड़ा था। इसके अलावा यह अर्धअमर अवस्था में था। अचानक समुद्र में कई लहरें दिखाई दीं। माइकल को लगा जैसे समुद्र ही अंदर तक हिल रहा है। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, एक राक्षसी प्राणी समुद्र से बाहर निकल आया। यह एक विशाल ऑक्टोपस जैसा प्राणी था। क्रैकन, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोककथाओं और किंवदंतियों से पृथ्वी पर एक प्राणी उसकी आंखों के सामने जीवित हो जाएगा। किताबों ने इस राक्षस के साथ न्याय नहीं किया। अपने आकार के कारण माइकल बहुत छोटा लग रहा था। उसके पास अनगिनत तंबू थे जो एक ही वार से एक युद्धपोत को नष्ट कर सकते थे।
राक्षस ने भयंकर दहाड़ लगाए। इसकी दहाड़ माइकल द्वारा सुनी गई किसी भी गड़गड़ाहट से ज्यादा तेज थी। सिर्फ उसका आकार और रूप ही किसी को भी डराने के लिए काफी था। यहाँ तक कि माइकल भी क्रैकन को देखकर दंग रह गया। लाल आसमान के नीचे उसकी गहरी लाल त्वचा चमक रही थी। एक सड़ांध भरी गंध ने सबा की इंद्रियों को उबकाई में डाल दिया। ये गंध क्रैकन से ही आ रही थी। क्रैकन ने अपनी बड़ी आंखों से माइकल को घूरा। किसी कारण से क्रैकन की आंखों में अत्यधिक घृणा थी। माइकल को क्रैकन जैसा महसूस हुआ और उसका कुछ इतिहास था। लेकिन माइकल ने कभी भी क्रैकन के जीवित होने की कल्पना भी नहीं की थी, उनके साथ इतिहास होने की तो बात ही छोड़िए। एक बार फिर क्रैकन ने दहाड़ लगाए। समुद्र को एक तरफ झुकाने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी दहाड़ के बाद क्रैकन ने माइकल पर अपना एक टेंटेकल घुमाया। एक विशालकाय राक्षस के लिए उसकी हरकतें तेज थीं, लेकिन माइकल तेज था। वह बस उड़कर टेंटेकल से बच गया। टेंटेकल समुद्र से टकराने के कारण चूक गया, जिससे विस्फोट हुआ। माइकल ने तुरंत बिजली से जवाबी हमला किया। उसने अपना हाथ उठाया क्योंकि बिजली के काले बोल्ट उसकी बाहों के चारों ओर चमक रहे थे। ये छोटे बोल्ट एक साथ मिलकर बिजली के एक बोल्ट में बदल गए जो उसकी उंगलियों से निकल गए। चूंकि यह एक विशालकाय प्राणी था, इसलिए माइकल को अपने लक्ष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसका बिजली का बोल्ट बाईं आंख के पास क्रैकन की त्वचा पर लगा। राक्षस दहाड़ने लगा क्योंकि बिजली का बोल्ट उसकी मोटी त्वचा में 1 मीटर तक घुस गया था। घाव से किसी तरह का बैंगनी तरल पदार्थ निकला क्योंकि राक्षस दर्द में दहाड़ रहा था। माइकल को आश्चर्य हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वह बिजली के एक बोल्ट से नहीं रुका। इसके बजाय उसने अपने काले बिजली के बोल्टों से प्राणी पर बमबारी जारी रखी। राक्षस दहाड़ता रहा और उसने अपने तंबुओं को क्रूरता से घुमाया ताकि माइकल को कुचल सके। फिर भी उसके किसी भी तंबू माइकल को छूने में सक्षम नहीं थे। अगर वह अर्धअमर अवस्था में होता तो प्राणी के पास मौका हो सकता था, लेकिन अब प्राणी उसे हराने का केवल सपना देख सकता था। माइकल के लिए ये क्रैकन उसकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए सिर्फ एक डमी था। माइकल ने प्राणी के चारों ओर उड़ान भरी, राक्षस पर बोल्ट के बाद बोल्ट फायर किए। अचानक माइकल आगे बढ़ा। माइकल से अचानक काली लपटों की एक लहर निकली और प्राणी की त्वचा को जला दिया। माइकल के शरीर से लपटों की लहरें निकल रही थीं। काली लपटों की वजह से हवा का तापमान काफी बढ़ गया। जीव ने माइकल के क्रोध से बचने के लिए अपने पूरे शरीर को क्रूरता से घुमाया। अपनी उंगलियों से बिजली के बोल्टों को छोड़ते हुए माइकल ने अपना दूसरा हाथ उठाया क्योंकि उसके ऊपर का आकाश गड़गड़ाहट कर रहा था। जल्द ही आसमान में काले बादल दिखाई दिए। अयाग ने अपना सिर उठाया और देखा कि हवा में कई पत्थर उभर रहे थे। अचानक वे लाल लाल लपटों से जल उठे। उसने राक्षस के दयनीय जीवन को समाप्त करने के लिए आखिरकार अपना उल्का मंत्र डाला। उस पल 5 बड़े उल्काएं हवा में क्रैकन की ओर उड़ीं। सबा ने हवा में एक अजीब सी जलने की गंध के साथ एक तीखी आवाज सुनी। क्रैकन को उल्काओं को देखने में कुछ सेकंड लगे। जीव दहाड़ने लगा, लेकिन इस बार दहाड़ में डर का रंग था। जीव ने पानी के नीचे डूबने की कोशिश की क्योंकि माइकल ने उसकी आंखों पर बिजली का एक बोल्ट फेंका। उसकी आंख से सफेद गू का छींटा निकला। जीव इस हमले से स्तब्ध रह गया। स्तब्धता के इस क्षण का उपयोग करते हुए माइकल ने क्रैकन के सिर पर उल्काएं गिरा दीं। जीव के सिर पर टकराने पर पहला उल्का आग के टुकड़ों में फट गया। बैंगनी रक्त समुद्र में फैल गया और समुद्र पर तैरने लगा। दूसरे उल्का ने क्रैकन की दहाड़ को दबा दिया। इस बार जीव की खोपड़ी धंस गई। जादू की वजह से समुद्र की सतह भी जल रही थी। अंत में तीसरे उल्का ने क्रैकन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसका सिर बैंगनी रंग का हो गया। क्रैकन ने समुद्र में गिरने से पहले एक दयनीय चीख निकाली। तुमने हम पर हमला करने का फैसला करके अपनी किस्मत तय कर ली, अयाग ने हंसते हुए कहा। माइकल ने तुरंत उस जीव पर हमला किया और उसके शरीर से मांस के टुकड़े काट डाले। इसके अलावा उसने अपने कीमिया प्रयोगों के लिए एक बड़े कांच के मग में बैंगनी रक्त को इकट्ठा किया। भले ही जीव इतना घायल हो गया था कि वह लड़ नहीं सकता था, लेकिन माइकल ने सिस्टम से कोई सूचना नहीं सुनी। इसका एक मतलब था, राक्षस अभी भी जीवित था। माइकल धीरे धीरे जीव के नर्म सिर की ओर उड़ गया। वह क्रैकन की आंखों के ठीक बीच में मंडरा रहा था। एक पल के लिए माइकल चुप रहा। उसने राक्षस का सम्मान किया, हालांकि उसने उस पर हमला करने का फैसला किया और एक दयनीय मौत मर गया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को जीव की ओर इशारा किया। जल्द ही उसकी उंगलियों से बिजली की एक मोटी काली बोल्ट निकली। जब बोल्ट राक्षस के पहले से ही क्षतिग्रस्त सिर से टकराया तो वह बैंगनी धुंध में फट गया। माइकल पलक झपकते ही ऊपर की ओर उड़ गया, बैंगनी रक्त और टुकड़ों से बचता हुआ। अंत में माइकल ने अपने सिर में सिस्टम की सूचना सुनी। उसे जीव पर दया आ गई और ऐसे राजसी राक्षस को मारने के लिए लगभग बुरा लगा, लेकिन क्रैकन ने उसके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अंदर ही अंदर माइकल को समुद्र में छिपे खतरनाक तत्वों के बारे में पता चलने लगा।
उसे पता था कि यह तो बस एक शुरुआत है और उसके रास्ते में और भी खतरे आने वाले हैं। गहरी सांस लेने के बाद माइकल ने प्रवेश द्वार की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। क्रैकन को मारने के बाद, जो अर्धअमर अवस्था में था, माइकल को 1 मिलियन अनुभव अंक मिले। उसे अभी भी लेवल 5 तक पहुंचने के लिए 7 मिलियन अनुभव अंक चाहिए थे। सिर्फ बाहरी इलाके में मौजूद क्रैकन अर्धअमर अवस्था में था, इसलिए माइकल कल्पना कर सकता था कि दानव की कब्र के अंदर मौजूद जीव और खतरे कितने शक्तिशाली थे। वे समुद्र से किसी दूसरे राक्षस के कूदने की उम्मीद करते हुए दानव की कब्र की ओर बढ़ते रहे। माइकल ने कई अन्य अर्धअमर राक्षसों को महसूस किया, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। माइकल कुछ राक्षसों को पहचान नहीं पाया। उदाहरण के लिए, उसने स्पष्ट रूप से एक प्राणी को देखा जो एक विशाल मानव आंख जैसा दिखता था। जब माइकल ने इसे महसूस किया तो राक्षस ने पलकें झपकाईं। वह 2 दिनों तक बिना किसी लड़ाई के उड़ता रहा। कुछ जीव माइकल से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति को महसूस करने में सक्षम थे। वे इतने बुद्धिमान थे कि उस पर हमला न करें। तीसरे दिन, माइकल मुसीबत की उम्मीद में वेदोरा के साथ उड़ रहा था। वह नहीं बता सकता था कि सुबह थी या शाम। दानव की कब्र के आसपास समुद्र में सब कुछ एक जैसा दिख रहा था। यह क्षेत्र हमेशा की तरह उदास और भयानक लग रहा था। कुछ घंटों तक उड़ान भरने के बाद माइकल ने समुद्र में हिंसक लहरें देखीं। उसने अपनी गति धीमी कर ली क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने एक फ्यूजन स्टेज राक्षस है। जब वह समुद्र से बाहर निकला तो हर जगह पानी फैल गया। इस लाल राक्षस का शरीर बड़ा गोलाकार था और सींगों से लदा हुआ था जो हवा में धीरे धीरे तैर रहे थे। उनके बड़े मुंह पर एक नीली आंख थी जो लगातार चेशाया बिल्ली जैसी मुस्कान में मुड़ी हुई थी, जिसमें कई गंदे दांत और भूरा अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था। राक्षस ने तुरंत नीली बिजली की एक गेंद उगल दी और पीछे से उसके जैसे छोटे राक्षस बनाए। ये छोटे राक्षस माइकल की ओर उड़े और किसी तरह की कर्कश आवाजें निकालीं। माइकल की उंगलियों से एक बिजली का बोल्ट छोटे राक्षसों में से एक पर गिरा। जब बिजली का बोल्ट छोटे राक्षस से टकराया तो यह इतनी ताकत से फटा कि माइकल कई मीटर पीछे चला गया। वेदोरा माइकल के कंधे से लगभग गिर गया था। जल्दी से वे माइकल के कवच में घुस गए। उस समय बिजली का गोला माइकल तक पहुंच गया। माइकल को मारने से पहले माइकल के चारों ओर प्रतिक्रियाशील ढाल दिखाई दी, जिसने माइकल को विस्फोट से बचा लिया। प्रतिक्रियाशील ढाल से टकराने पर बिजली का गोला फट गया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि उसे एक छोटे राक्षस को मारने के लिए कोई अनुभव अंक नहीं मिला। उसने महसूस किया कि उनकी लड़ाई के कारण कई अन्य राक्षस उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए माइकल ने जल्द से जल्द इस लड़ाई को समाप्त करने का फैसला किया। उसने तुरंत आग की अंगूठी बनाई और सभी छोटे राक्षसों को एक साथ जला दिया। माइकल के चारों ओर अंधेरी लपटें छल्लों में फड़फड़ाने लगीं। एक एक करके जीव फटने लगे। दुर्भाग्य से बड़ा राक्षस लपटों की पहुंच से दूर था, इसलिए वह अंधेरी लपटों से बच गया। जीव बम की तरह फटने लगे और आसमान में चमकीली चमक दिखाई देने लगी। माइकल ने जितनी जल्दी उन्हें मारा, बड़े राक्षस ने उनमें से और भी बनाए। चूंकि इन छोटे जीवों से उसे कोई अनुभव अंक नहीं मिले, इसलिए माइकल ने बड़े जीव को मारने का फैसला किया। पलक झपकते ही माइकल बिजली के गोले से बच गया और बिजली के गोले का इस्तेमाल करके राक्षस पर टूट पड़ा। माइकल ने अपने रास्ते में खुद को अंधेरी लपटों से घेर लिया। जब जीव ने एक और बिजली का गोला उगलने के लिए अपना मुंह खोला तो माइकल ने अपना शरीर समुद्र की ओर घुमाया और जीव के मुंह में गोली की तरह गोली मार दी। जीव चिल्लाया और उसके मुंह के दूसरी तरफ एक छेद देखा जा सकता था। जीव हवा में लक्ष्यहीन रूप से मंडराता रहा, कराहने की आवाजें निकालता रहा। माइकल ने तब तक इंतजार नहीं किया जब तक कि राक्षस खून से लथपथ होकर मर नहीं गया। इसके विपरीत उसने राक्षस पर बिजली के बोल्टों से बमबारी की। उसने एक बार फिर आग की अंगूठी फेंकी ताकि जीव जलकर राख हो जाए। माइकल के 2 मंत्रों के सामने राक्षस टिक नहीं सका। जैसे जैसे जीव जल रहा था, हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। माइकल ने तुरंत अपनी तलवारें निकालीं, मांस के कुछ टुकड़े काटे और उसके नीले खून को नमूने के तौर पर लिया। इन नमूनों से वह इन राक्षसों की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। डिंग, फ्यूजन स्टेज लेवल 4 राक्षस को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 500,000 अनुभव अंक और 10,000 बदमाश अंक हैं। माइकल ने जीव के समुद्र में गिरने से ठीक पहले सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा काली लपटों से कोयला बन गया था। जैसे ही जीव खारे पानी में घुला, सतह गहरे भूरे रंग की हो गई। क्या ये खत्म हो गया? सबा ने माइकल के कवच से अपना सिर बाहर निकाला। हमें उस बदसूरत से लड़ना चाहिए था। अयाग ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला और सबा पर हंसी उड़ाई। हालांकि वेदोरा आत्मा शोधन चरण में था और समलन चरण तक पहुंचने से बस कुछ ही महीने की साधना दूर थी, उनका भौतिक शरीर छोटा ही रहा। वेदोरा के बारे में और उनके छोटे शारीरिक कद के पीछे के कारण को जानने के लिए सिस्टम को स्तर 9 पर होना चाहिए था। अभी के लिए माइकल के पास वेदोरा के शारीरिक परिवर्तन से ज्यादा चिंता करने वाली बड़ी चीजें थीं।
जब वह बॉडी स्ट्रेंथनिंग चरण में पहुंचा तो नाइटमेयर का कायापलट हो गया। तब से वह एक बड़े ड्रैगन के रूप में बड़ा हो रहा था। हालांकि वेदोरा लगभग वैसा ही रहा जैसा अंडे से निकलने पर था। उनके छोटे भौतिक शरीर के कारण अन्य राक्षसों से लड़ना कठिन था, भले ही उनके पास ऐसा करने की साधना शक्ति थी। इसके अलावा उनके पास अभी तक शक्तिशाली आक्रामक क्षमताएं नहीं थीं। अयाग शायद ही कभी ध्वनि तरंगे बना पाता था, जबकि सबा के पास विशेष इंद्रियां थीं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ने के दौरान माइकल ने कुछ और राक्षसों से लड़ाई की जो पहले लड़े गए राक्षसों के समान थे। उसने कुछ ही क्षणों में उन सभी को मार डाला। उसके लिए वे सिर्फ अभ्यास के डमी थे, लेकिन वह जितना राक्षस की कब्र के करीब गया, राक्षस उतने ही मजबूत होते गए। यहाँ तक कि फ्यूजन स्टेज के राक्षसों में भी ऐसी क्रूरता और निर्दयता थी। अगर माइकल हाफ इमोर्टल स्टेज पर होता तो वह मुश्किल में पड़ जाता। तीसरे दिन की रात को माइकल ने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। चूंकि उनके पास उतरने के लिए कोई द्वीप या खेल नहीं था, इसलिए उसे हवा में रहना पड़ा और अपनी ऊर्जा को फिर से भरना पड़ा। जब तक माइकल ने उड़ना बंद किया तब तक वेदोरा सो चुकी थी। माइकल ऊपर लाल लाल आसमान को देखने के लिए बादलों के ऊपर उड़ गया। उसने सोचा कि राक्षस की कब्र के आसपास आसमान खून से लाल क्यों रहता है। किसी अजीब कारण से उसे लग रहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। चांद दूर से चमक रहा था, लेकिन चमकती नीली रोशनी के बजाय ये खून से लाल हो रहा था। अपने आसपास राक्षसों के बावजूद माइकल ने आराम करने के लिए उड़ना बंद कर दिया। उसने कुछ स्नैक्स निकाले और अपना पेट भर लिया। फिर उसने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ औषधियाँ पी लीं। उसे अभी भी अपने सिस्टम स्टोरेज में आर्क एनर्जी क्रिस्टल को अवशोषित करने का मन नहीं कर रहा था। जब वह औषधियाँ पी रहा था तो उसने क्षितिज पर एक काली रेखा देखी। रेखा चांद से आगे निकल गई। कुछ सेकंड बाद काली रेखा बड़ी हो गई। उसने उस चीज को करीब से देखा तो एक विशाल चमगादड़ उसकी ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह आधी रात जैसा अंधेरा था। उसके उस तरह नुकीले सफ़ेद नुकीले दांतों को छोड़कर बाकी सब कुछ काला था। आश्चर्यजनक रूप से चमगादड़ फ्यूजन चरण में था। माइकल की साधना अवस्था को महसूस करने के बाद भी चमगादड़ पीछे नहीं हटा। ये चमगादड़ या तो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था या लड़ाई करने के लिए बेहद मूर्ख था। चमगादड़ जितना करीब आता गया उतना ही बड़ा दिखाई देने लगा। बादलों में उसकी छाया बहुत बड़ी थी। बिना धीमे हुए चमगादड़ ने अपने पंजे खोलकर माइकल की ओर दौड़ लगाए। माइकल को आश्चर्य हुआ कि चमगादड़ ने भागने से पहले ही उसकी कोहनी पर वार कर दिया। फ्यूजन स्टेज पर एक राक्षस के लिए यह बहुत ही फुर्तीला और तेज था। उसे एक पल के लिए अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ। फिर एपीडी ने उसके रक्त प्रवाह में एक उपचार औषधि इंजेक्ट की और पलक झपकते ही घाव भर गया। चमगादड़ ने अपने धारदार पंजों से माइकल को बुरी तरह से काटने की कोशिश की। उसने किसी मंत्र या ऊर्जा हमले का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ कच्ची क्रूर ताकत का इस्तेमाल किया। माइकल ने पंजों से बचते हुए अपने शरीर को बाएं और दाएं घुमाया। वह चमगादड़ के चारों ओर उड़ता हुआ बिजली के बोल्ट दागता हुआ चला गया। लेकिन चमगादड़ का बैरल लुढ़क गया और उड़ गया, हर बिजली के बोल्ट से बचता हुआ, जिसने माइकल को हैरान कर दिया। उसके बिजली के बोल्ट किसी भी स्नाइपर से तेज थे, फिर भी चमगादड़ ने बिना पसीना बहाए उसे चकमा दे दिया। माइकल के चारों ओर उड़ते समय चमगादड़ ने एक अजीब सी क्लिकिंग आवाज़ निकाली। माइकल ने तुरंत आग की अंगूठी बनाई क्योंकि यह इग्निटिया जैसे सटीक मंत्र के बजाय एक क्षेत्र प्रभाव मंत्र था। माइकल के शरीर से काली लपटों की एक लहर निकली। हवा में तापमान बढ़ने के साथ ही ठंडा मौसम गर्म हो गया। चमगादड़ चिल्लाया लेकिन ऊंची उड़ान भरी और अपने शरीर को घुमाया, आराम से लौ की लहर से बचता हुआ। उसने माइकल की ओर उड़ने के बजाय उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखी, जिससे माइकल को चमगादड़ की बुद्धिमत्ता का पता चला। माइकल ने चमगादड़ पर हमला करना जारी रखा और उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश की। चूंकि वह उससे भी तेज था, इसलिए उल्का मंत्र का जाप करने का कोई मतलब या फायदा नहीं था। चमगादड़ एक अमर के लिए भी एक चुनौती साबित हुआ। इस चमगादड़ का इरादा उसे मारना नहीं था, बल्कि उसे और उसकी ऊर्जा को खत्म करना था। चमगादड़ ने माइकल की रणनीति और मंत्र का अध्ययन किया। वह माइकल की युद्ध क्षमता के अनुसार अपनी युद्ध रणनीति को समायोजित कर रहा था। जैसे जैसे वे अपनी लड़ाई जारी रखते गए, अधिक से अधिक राक्षस उनकी ओर बढ़ते गए। माइकल ने खुद को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार किया। मैं चमगादड़ से किसी तरह की अजीब आवाज़ सुन सकता हूँ, सबा ने माइकल से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन माइकल ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी सबा की इंद्रियां माइकल की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। इकोलोकेशन, माइकल ने बड़बड़ाया। सरबा ने कहा, चमगादड़ इधर उधर जाने के लिए किसी तरह की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहा है। उसने चमगादड़ से आने वाली एक धीमी सी सीटी जैसी आवाज़ सुनी। चूंकि माइकल धरती पर पैदा हुआ था, इसलिए उसे चमगादड़ों के बारे में पता था।
बेशक उसने चमगादड़ों पर मास्टर्स नहीं किया था, लेकिन वह इतना जानता था कि चमगादड़ अपने मुंह या नाक से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि स्पंदनों का उत्सर्जन करके और प्रतिध्वनि सुनकर इकोलोकेशन का उपयोग करके नेविगेट करते हैं। 1 मिनट रुको, मेरे पास एक विचार है। अयाग ने जल्दी से अपना सिर कवच से ऊपर उठाया। गरगग, अयाग ने ऐसे गुर्राहट की जैसे वह कुछ उगलने की कोशिश कर रही हो। माइकल जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी और उसने उसे समय दिया। उसने चमगादड़ को अपने से दूर रखने के लिए ज्वाला की लहरें चलाईं। अयाग को ध्वनि तरंग उत्पन्न करने में कुछ मिनट लगे। माइकल ने हवा में केवल एक लहर देखी, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। हालांकि चमगादड़ चीखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक दर्द हो रहा हो। चमगादड़ अनाड़ीपन से नीचे कूदा। ध्वनि तरंगों ने उसकी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों के साथ खिलवाड़ किया। हाँ हाँ, ये काम कर गया, अयाग ने उत्साह से चिल्लाया। माइकल ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने तुरंत बिजली का एक बोल्ट दागा जो सीधे चमगादड़ के पेट में जा लगा। चमगादड़ दर्द से चीख उठा। उसके पेट से खून बहने लगा। हालांकि चमगादड़ की त्वचा आश्चर्यजनक रूप से सख्त थी। माइकल की काली बिजली का बोल्ट भी त्वचा में कुछ इंच तक घुसने में सक्षम था। माइकल ने चमगादड़ पर 2 बार और प्रहार किया। दुर्भाग्य से, जब उसने करीब जाने और अंधेरे लपटों का उपयोग करने की कोशिश की, तो चमगादड़ ने खुद को संभाल लिया। ये जल्दी से माइकल से दूर उड़ गया। इस बीच अयाग माइकल के कंधे पर वापस कूद गई। उसकी आंखें उत्साह और आत्मविश्वास से चमक उठीं। ये लंबे समय में पहली बार था जब अयाग को ऐसा उत्साह महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो। यहाँ आओ, तुम बहुत बड़े हो चुके कृंतक, अयाग चिल्लाया। चमगादड़ ने दहाड़ के साथ उसकी हंसी का जवाब दिया। यह माइकल के चारों ओर उड़ता रहा, सांप की तरह फुफकारता रहा। चूंकि चमगादड़ ध्वनि तरंग के प्रभाव से उबर चुका था, इसलिए वह माइकल से बचने में कामयाब रहा। बिजली के बोल्ट, मुझे बल्ले के करीब ले आओ, अयाग ने माइकल को आदेश दिया। उसे अयाग के लहजे में आत्मविश्वास पसंद आया। माना कि माइकल सिस्टम का उपयोग करके कमजोरी ढूंढ सकता था और सिस्टम के बिना भी उसे खत्म कर सकता था। हालांकि अब वह चाहता था कि वेदोरा बल्ले से लड़े। वह आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। माइकल पहले से ज्यादा तेजी से बल्ले के पीछे भागा। बल्ला तेज था, लेकिन माइकल उससे भी तेज था। अगर माइकल उनके बीच की दूरी कम करना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। ये देखते हुए कि वेदोरा को बल्ले से लड़ना था, माइकल ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी। चमगादड़ से लड़ते समय वेदोरा को सुरक्षित रखना माइकल की पहली प्राथमिकता थी। चमगादड़ ने आगे बढ़ने के लिए अपने पंखों को जितना हो सके उतना जोर से फड़फड़ाया। चमगादड़ की गति के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति आकाश में धुंधलेपन के अलावा कुछ नहीं देख सकता था। बस थोड़ा और करीब, अयाग ने कहा। उसके गले से एक मंद चमक निकल रही थी। पलक झपकते ही माइकल ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया, जबकि अयाग ने अपना मुंह खोला और एक ध्वनि तरंग छोड़ी। चमगादड़ चीखा क्योंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। पहले की तुलना में अयाग की दूसरी ध्वनि तरंग 2 गुना अधिक मजबूत थी। ध्वनि तरंग ने तुरंत चमगादड़ को भ्रमित कर दिया। वह हवा में अनाड़ी ढंग से उड़ते हुए कराह उठा। माइकल को आश्चर्य हुआ। अयाग ने जल्दी से एक और ध्वनि तरंग छोड़ी। नतीजतन चमगादड़ लगभग आकाश से नीचे गिर गया। माइकल ने सबा और कैन की ओर अपनी नज़र घुमाई, उम्मीद करते हुए कि वे कुछ करेंगे। उसकी उम्मीद के विपरीत उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए माइकल को चमगादड़ को खत्म करना पड़ा। वह अपने आसपास के अन्य राक्षसों के कारण लड़ाई को लंबे समय तक नहीं खींच सका। उसके भंडारण में मौजूद आग ऊर्जा क्रिस्टल और गोलियां असीमित नहीं थीं। जब चमगादड़ अनाड़ी ढंग से इधर उधर उड़ रहा था, माइकल ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से बिजली की एक बोल्ट निकली। बिजली की बोल्ट ने चमगादड़ के पंखों पर प्रहार किया। उसने चमगादड़ के पंखों पर निशाना साधा, जो उसके शरीर का सबसे कोमल हिस्सा लग रहा था। बिजली के बोल्टों ने पंखों में कई छेद कर दिए। जल्द ही चमगादड़ पीड़ा में दहाड़ने लगा। वह जल्दी से चमगादड़ के करीब गया और एक बार फिर आग की अंगूठी बनाई। अयाग की भ्रामक ध्वनि तरंगों के कारण चमगादड़ ज्वाला तरंगों से बच नहीं सका। काली लपटों ने उसके पंख जला दिए। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, साथ ही जलती हुई हवा की गंध भी। माइकल जल्दी से चमगादड़ के शरीर पर कूद गया और उसके आधे जले हुए पंखों को पकड़ लिया। चमगादड़ चीखा, मानो वह मदद के लिए पुकार रहा हो। अयाग लगातार 3 ध्वनि तरंगे पैदा करने के बाद थक गया था। 3 उसकी सीमा थी। सौभाग्य से माइकल को अब अयाग की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने चमगादड़ के पंख पकड़ लिए और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। माइकल ने धीरे धीरे उसके पंख फाड़े तो चमगादड़ चीख उठा। पंख उसके शरीर से जिस जगह पर जुड़े थे, वहां से खून की धार बहने लगी। माइकल भी इतनी आसानी से उसके पंख नहीं उखाड़ सकता था। उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां और नसें उभरी हुई थीं। वह 1 टन वजनी पत्थर आसानी से उछाल सकता था, लेकिन उसके पंख उखाड़ना उसके लिए मुश्किल था। चमगादड़ उसे झटकने के लिए पीछे की ओर और उल्टा उड़ गया, फिर भी माइकल उसकी पीठ पर मजबूती से खड़ा रहा।
आखिरकार पंख धीरे धीरे उसकी पीठ से उतरने लगे। उसकी पीठ से बहता खून बहुत बदबूदार था। अंत में माइकल ने दहाड़ लगाई और चमगादड़ के पंख पूरी तरह से उखाड़ दिए। खून बहते हुए चमगादड़ दर्द से दहाड़ने लगा। अपने पंखों के बिना चमगादड़ ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। वह समुद्र की ओर गोता लगाने लगा, लेकिन माइकल ने चमगादड़ की गर्दन पकड़ी और ऊपर की ओर उड़ गया। चमगादड़ की आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने अपने पंजों से माइकल को चीरने की कोशिश की। माइकल ने उसकी गर्दन छोड़ी और चमगादड़ के पंजे पकड़ लिए। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से सीधी मिलीं। चमगादड़ से अलग माइकल की आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान थी। माइकल ने अपने हाथों को चमगादड़ के पंजों से जकड़ लिया, धीरे धीरे उसके पंजों को दबाते हुए। अयाग ने फुफकारते हुए चमगादड़ के पंजों से आती एक कर्कश आवाज़ सुनी। माइकल ने चमगादड़ को पीड़ा पहुंचाने के लिए अपने नंगे हाथों से पंजों को कुचल दिया। वह चमगादड़ से बस परेशान था। अचानक माइकल की आंखें काली हो गईं क्योंकि उसकी आंखों से काली किरणें निकल रही थीं। चमगादड़ ने आखिरकार हिलना बंद कर दिया। उसके सिर में 2 बड़े छेद थे जहां से काली किरणें निकल रही थीं। माइकल ने चमगादड़ को सिर से पैर तक देखा क्योंकि काली किरणों ने चमगादड़ को 2 हिस्सों में काट दिया था। उसने एक आधा हिस्सा ऊपर आसमान में फेंका, जल्दी से मांस का एक टुकड़ा काटा और दूसरे से खून का नमूना लिया। जब तक चमगादड़ का दूसरा हिस्सा उसके पास पहुंचा, उसने शरीर को जलाने के लिए आग की अंगूठी बनाई। डिंग, फ्यूजन स्टेज लेवल 5 राक्षस को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 500,000 अनुभव अंक और 10,000 बदमाश अंक है। उसने अपने मन में सिस्टम की आवाज़ सुनी। माइकल अनुभव अंक के बारे में खुश हो पाता, इससे पहले उसने देखा कि एक और चमगादड़ उसकी ओर उड़ रहा है। चमगादड़ को देखते हुए अयाग ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं इसका ख्याल रखूंगा, माइकल ने बस इतना कहा। वह बेपरवाह था। धीरे धीरे माइकल के आसपास का क्षेत्र अंधेरा हो गया। उसने चमगादड़ के करीब आने का इंतजार किया और जब वह करीब आया तो माइकल ने अपने आसपास के समय को धीमा करने के लिए सिलेनेज मंत्र का जाप किया। चमगादड़ को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह समय को धीमा करने वाले बुलबुले में फंस गया था। माइकल ने तुरंत इग्निटिया, आग की अंगूठी और कयामत की आंखें एक साथ डालीं। उसने चमगादड़ को खत्म करने के लिए सब कुछ किया। सभी मंत्र चमगादड़ पर लगे, जिससे उसका जीवन एक पल में खत्म हो गया। उसकी शक्ति लगभग अमर अवस्था के चरम पर पहुंच गई। माइकल के सामने चमगादड़ के पास कोई मौका नहीं था। इसके अलावा ये समय को धीमा करने वाले बुलबुले में फंस गया था, जहां चमगादड़ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। डिंग, फ्यूजन स्टेज लेवल 6 राक्षस को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 500,000 अनुभव अंक और 20,000 बदमाश अंक है। सबा और अयाग भी अभी जो हुआ उससे हैरान थे। एक पल चमगादड़ माइकल को पंजा मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और अगले ही पल वह नीचे गिर गया, जल गया और कट गया। माइकल ने चमगादड़ को मारने के बाद उसने महसूस किया कि कई राक्षस उससे दूर जा रहे हैं। वे पीछे हटने के लिए काफी बुद्धिमान थे। अंधेरे के बादल ने कमजोर इरादों वाले राक्षसों को डरा दिया। वे खेती के मामले में मजबूत हो सकते थे, लेकिन उनके पास लड़ने का कमजोर संकल्प था। इसलिए जब उन्होंने अंधेरे के बादल को देखा तो वे माइकल से दूर भाग गए। उनका पीछा करने के बजाय माइकल राक्षसों की कब्र की ओर बढ़ता रहा। अगर वह उनका शिकार करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता तो राक्षसों की कब्र में प्रवेश करने के बाद वह नुकसान में होता। अब तक उसने जिन राक्षसों का सामना किया था, उन्हें देखते हुए वह केवल कल्पना कर सकता था कि राक्षसों की कब्र के अंदर राक्षस कितने शक्तिशाली होंगे। माइकल ने बाहर जाने से पहले अपनी गर्दन तोड़ ली। वह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर उड़ता हुआ, नज़ारे का आनंद लेता हुआ। 3 दिनों के बाद वह भयानक लाल वातावरण और समुद्र के नीचे छिपे राक्षसों का आदी हो गया था। अगला दिन घटनाहीन था। उसने कुछ राक्षसों का सामना किया, लेकिन वे सभी उसकी शक्ति को महसूस करने के बाद भाग गए। चौथे दिन के अंत में माइकल ने क्षितिज पर एक आंसू देखा। दायरे का आंसू लाल क्षितिज पर एक चमकीले हरे तारे की तरह चमक रहा था। नक्शे के अनुसार दायरे का आंसू अभी भी उससे 2 दिन की यात्रा आगे था। वह कुछ क्षणों के लिए इसे देखने के लिए आकाश में रुक गया। मीलों दूर से भी माइकल दायरे के आंसू से एक अजीब ऊर्जा विकिरण को महसूस करने में सक्षम था। यह एहसास कुछ ऐसा ही था। ये वही ऊर्जा विकिरण था जो उसने छाया क्षेत्र के अंदर महसूस किया था। अब जब माइकल ने अपना गंतव्य देख लिया था तो उसने अपनी गति बढ़ा दी। दायरे के आंसू की ओर उड़ते हुए माइकल ने सोचा कि गया बोनो और उनके नए हथियारों के साथ कैसा कर रहा है। वेदोरा दुनिया की किसी भी चिंता के बिना सो गया। हाइड्रा माइकल के साथ सुरक्षित महसूस करता था। उस समय उनमें से किसी को भी हाइड्रा और राक्षसों की कब्र के बीच के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने केवल राक्षसों की कब्र के नाम में राक्षस वाले हिस्से पर विचार किया और कब्र वाले हिस्से को अनदेखा कर दिया। उन्हें राक्षसों की कब्र के अंदर एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा।
दायरे के अंदर उनका इंतजार कर रही चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण माइकल और वेडोरा उस ओर उड़ गए। माइकल ने वेदोरा के साथ राक्षसों की कब्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उस समय वह दायरे के आंसू तक पहुंचने से सिर्फ 2 दिन की यात्रा दूर था। अपने रास्ते में उसने कई राक्षसों से लड़ाई की और 5 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। एक बार जब उसने और 3 मिलियन अनुभव अंक अर्जित किए तो वह अमर अवस्था स्तर 5 तक पहुंच सकता था। अगर उसे अपनी ऊर्जा बचाने की ज़रूरत नहीं होती तो वह इस जगह का उपयोग अनुभव अंक अर्जित करने के लिए कर सकता था। लेकिन कुछ राक्षसों द्वारा कुतरने के बिना राक्षसों की कब्र की खोज करना अंक अर्जित करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसने जिन लड़ाइयों से गुजरा वे बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। राक्षसों को हराने के लिए उसे अपनी ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा। दुर्भाग्य से वेदोरा लड़ाई में उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, जबकि उन्होंने चमगादड़ के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद की थी। चमगादड़ से लड़ने के बाद माइकल को एहसास हुआ कि राक्षसों की कब्र के आसपास के राक्षस दायरे के आंसू से बाहर आ रहे थे। माइकल जितना दायरे के आंसू के करीब गया उतना ही उसे दायरे के आंसू से एक शक्तिशाली लेकिन अजीब विकिरण महसूस हुआ। एपीडी और सिस्टम फायरवॉल की बदौलत विकिरण ने माइकल को प्रभावित नहीं किया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि विकिरण ने वेडोरा को प्रभावित नहीं किया। कैन को छोड़कर बाकी सभी माइकल के कंधे पर सो गए। अयाग और सबा माइकल की गर्दन से लिपट गए और शांति से सो गए। अरे भूत, कैन ने माइकल को पुकारा। उसकी आवाज़ शांत थी। मुझे ये जगह अच्छी लगती है और हमारा किसी तरह का संबंध है, कैन ने कहा। माइकल हैरान था। कैन को अपने विचार साझा करते देखना बहुत दुर्लभ था। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने पूछा। कैन ने अपना सिर सबा और अयाग की ओर घुमाया। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह सुनिश्चित कर रहा हो कि वे सो रहे हैं। फिर उसने अपना सिर बाहर निकाला, माइकल के करीब आ गया। माइकल ने धीमा किया। 1 सेकंड बाद कैन ने धीरे से अपना मुंह खोला क्योंकि माइकल ने उसके मुंह में एक मंदहरे रंग की रोशनी की गेंद देखी। प्रकाश दायरे के आंसू जैसा था। कैन के मुंह के अंदर प्रकाश की गेंद चटक रही थी। माइकल की भौहें ऊपर उठ गईं। कैन के मुंह के अंदर प्रकाश और दायरे के आंसू से ऊर्जा विकिरण बिल्कुल एक जैसा था। माइकल के मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या हुआ? तुम कब से ऐसा कर पा रहे हो? माइकल ने कर्कश स्वर में कैन से पूछा। क्या तुम्हें महल में हुई दुर्घटना याद है? कैन ने पूछा। उसके सवाल ने माइकल को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद माइकल को एक घटना याद आई जिसमें 2 बौनों की जान चली गई थी जब वे तैरते हुए पहाड़ पर महल बना रहे थे। उसे याद आया कि गया कुछ विस्फोटों के बारे में बात कर रही थी जो कुछ नशे में धुत बौनों की वजह से हुए थे। उसके अनुसार बौनों ने नशे में धुत होने के लिए कुछ जड़ी बूटियां फूंकने की कोशिश की और गलती से विस्फोटक बक्से में कुछ चिंगारियां गिर गईं। लेकिन कैन की आंखों में देखकर माइकल को लगा कि बौने अपराधी नहीं थे। हाँ, मैं जानता हूँ, माइकल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन बौने विस्फोटों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे नशे में आए थे और विस्फोटकों के पास धूम्रपान करने की कोशिश की थी। लेकिन इस वजह से बक्से फट गए। कैन ने अपना मुंह खोला और वह एक पल के लिए क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठा। मैंने गलती से एक ऊर्जा किरण छोड़ी जो बक्से से टकराए। क्या उन्हें पता था? माइकल ने सबा और अयाग की ओर देखा। नहीं, कैन ने अपना छोटा सिर हिलाया। तुमने उनके जाने बिना अपने मुंह से ऊर्जा किरण कैसे निकाल ली? वे समूह में सबसे तेज चाकू नहीं हैं, भूत, कैन ने अपनी आंखें घुमाईं। माइकल कैन से बहस नहीं कर सका। क्या किसी और को इसके बारे में पता है? माइकल ने पूछा। नहीं, कैन ने अपना सिर हिलाया। हम मुगाशुकु से हाइड्रा के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है, माइकल ने सोचा। वे हरे रंग की चमक पर चुपचाप चर्चा करते हुए फिर से दायरे की ओर उड़ना शुरू कर दिया। वह अस्तित्व में एकमात्र हाइड्रा है न? कैन ने पूछा। माइकल ने कैन की आंखों में छिपी एक उदासी देखी। अगर वह दुनिया का आखिरी इंसान होता तो उसे लगता बहुत दुखद भी। सिर्फ वेडोरा ही उनके दर्द को समझ सकती थी, लेकिन माइकल को वाकई उम्मीद थी कि ब्रह्मांड में कहीं और हाइड्रा होंगे। जिंदगी आश्चर्यों से भरी है, कैन। उम्मीद मत खोना, माइकल ने कैन के सिर को धीरे से सहलाया। दायरे के आंसू और कैन के मुंह में हरे रंग की चमक के बीच के संबंध के बारे में सोचते हुए माइकल राक्षसों की कब्र की ओर बढ़ गया। किस्मत उसके साथ थी क्योंकि कोई राक्षस उस पर हमला करने के लिए नहीं आया। आखिरकार आसमान में अंधेरा छा गया। वेदोरा के अलावा माइकल के पास सिर्फ चीखती हवा ही थी। अचानक चीखती हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हवा बंद कर दी हो। सब कुछ एकदम शांत हो गया। माइकल ने अपनी गति रोक दी। माइकल को अपने पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसने अपने ऊपर आकाश में प्रकाश का एक अजीब नीला गोला देखा। प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर उतर रहा था। माइकल को आश्चर्य हुआ कि प्रकाश का गोला धीरे धीरे एक महिला में बदल गया। माइकल के सामने खड़ी महिला का चेहरा चौकोर था, उसका जबड़ा गोल था, नाक चपटी थी और होंठ सनकरे थे, और उसकी लाल आंखें धैर्य और रहस्य से चमक रही थीं।
उसके घुंघराले लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वह लाल रेशमी वस्त्र पहने एक देवी की तरह आकाश से उतरी हो। सोने की नाक की स्टड और उसके दोनों कानों में छेद ने महिला की सुंदरता में एक खास आकर्षण जोड़ा। इसके अलावा उसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी, जबकि उसके माथे के बीच में लाल बिंदी लगी हुई थी। अगर डायना यहाँ होती तो उसे तुरंत वह महिला याद आ जाती। वह वही रहस्यमयी दैवज्ञ थी जिसने 2 साल पहले डायना से मुलाकात की थी और डायना की आत्मा पर लगे अभिशाप को दूर किया था। अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अध्याय 243 पढ़ें। इस क्षण तक माइकल अपने पर्यावरण स्कैनिंग में महिला को महसूस नहीं कर पाया था। इसके अलावा महिला में कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन वह आम आदमी से बिल्कुल अलग थी। कोई भी अनजान आदमी अपने घुटनों पर गिरकर ऐसी सुंदर महिला की पूजा करेगा। उसे देखते ही माइकल के मन और आत्मा को शांति मिली। कुछ पलों के लिए माइकल बिना कुछ बोले बस महिला को देखता रहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, माइकल, महिला ने कहा। उसकी आवाज़ एकदम सही धुन की तरह लग रही थी जिसने आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। माइकल को यह समझने में एक पल लगा कि उसने अभी क्या सुना है। वह अवाक रह गया। एक अजीब, रहस्यमय महिला उसे उसके असली नाम से कैसे बुला सकती है? गया के अलावा इस दुनिया में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। फिर भी किसी तरह इस महिला ने उसे उसके नाम से पुकारा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, माइकल, महिला ने आगे कहा। सौभाग्य से वेडोरा गहरी नींद में थी। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता, माइकल ने कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? महिला मुस्कुराई। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, माइकल। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। हर कोई अपने अतीत के अवशेषों को फिर से नहीं देख सकता। जब महिला ने बात जारी रखी तो माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कवच के टुकड़े ही एकमात्र ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपके समय सरनी से बच गई हैं, माइकल। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रीसेट नहीं कर सकते, महिला ने कहा। वह माइकल को आश्चर्यचकित करती रही। किसी कारण से माइकल को उस महिला से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, भले ही उसने उसके सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सिस्टम के अस्तित्व के बारे में जानती थी या नहीं। ये जगह उन कुछ चीज़ों में से एक है जो आपके पिछले स्व ने पीछे छोड़ दी हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। गलतियों से आपका क्या मतलब है? क्या मैंने ये सब किया है? राक्षसों की कब्र 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मौजूद है, माइकल ने महिला के मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भूतकाल 21 साल पहले अस्तित्व में था, है ना? महिला ने पूछा। माइकल ने मन ही मन सहमति जताई। जब वह इस दुनिया में आया तब अब्रास 21 साल का था। इसलिए माइकल ने सोचा कि अंधेरे के देवता ने 21 साल पहले ब्रह्मांड को फिर से स्थापित किया और इस तरह एक शिशु बन गया। लेकिन महिला की आवाज़ सुनने के बाद उसे अपने सिद्धांत पर संदेह हुआ। जब वह उसे उसके असली नाम से पुकारने में सक्षम हुई तो माइकल को उस पर संदेह करने में मुश्किल हुई। तो मेरा भूतकाल कब अस्तित्व में आया? माइकल ने महिला से पूछा। 5000 साल पहले। अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह 5000 साल पहले ही हो चुका है, महिला ने बहुत शांति से कहा। दूसरी ओर माइकल का दिमाग खाली हो गया। वह अंदर से स्तब्ध था। महिला ने माइकल को अपने विचारों को एक साथ लाने के लिए कुछ मिनट दिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भूतकाल कितने समय पहले जिया था। तुमने जो किया उसकी वजह से बहुत से जीवन प्रभावित हुए हैं। तुम्हारी वजह से पूरी नस्लें मिट गई हैं। अब तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने का मौका है। खैर, ज्यादातर, महिला ने कहा। तुम्हारे पास जीवन में दूसरा मौका है, माइकल। नफरत और गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन भगवान बनने और अपने दुश्मनों को मिटाने से कहीं बढ़कर है। अगर तुम उन पर दया दिखाओ तो दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। माइकल ने हंसते हुए कहा। ये बात मेरे दुश्मनों से कहो, वे ही मुझे मारना चाहते हैं। तुम उनसे थोड़ी दया दिखाने के लिए क्यों नहीं कहते? माइकल ने पूछा। क्योंकि वे खतरा नहीं है, तुम हो। माइकल चुप हो गया। महिला ने माइकल को अपने पीछे आने का इशारा किया। चूंकि उसे महिला से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह उससे अपने बारे में और जानना चाहता था, इसलिए माइकल उसके पीछे पीछे चला गया। तुम कौन हो? अंत में माइकल ने महिला से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। जवाब देने के बजाय वह बस मुस्कुराई। भविष्य में एक दिन तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा। अभी समय तुम्हारा है, महिला ने कहा। तुमने कहा कि राक्षसों की कब्र मेरे द्वारा किए गए किसी काम से बनी है। मैंने क्या किया? माइकल ने पूछा। तुमने समय क्यों रीसेट किया? माइकल को जवाब देने के बजाय उसने उससे एक सवाल पूछा। माइकल ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अधिक उत्तर पाने के लिए उसे महिला को जवाब देना होगा। साथ ही उसे नहीं लगा कि उससे झूठ बोलना सही कदम था, इसलिए उसने उसे सच सच जवाब दिया। मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध गया से है। क्या तुम कहोगे कि तुमने ऐसा प्यार के लिए किया? महिला ने पूछा।
माइकल ने थोड़ी देर बाद अपना सिर हिलाया। तुमने पूरे ब्रह्मांड को प्यार के लिए रीसेट कर दिया है, लेकिन प्यार के कई प्रकार हैं माइकल, महिला ने कहा। अगर तुम पहेलियों में बात करना बंद कर दो तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। माइकल ने अपना लहजा यथासंभव विनम्र रखा। वह उस एकमात्र व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था जो उसे कुछ उत्तर दे सकता था। इसके अलावा वह साधना चरणों से परे एक प्राणी की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि सिस्टम भी नहीं समझ सकता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। मैं केवल तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ माइकल, ये तुम्हारी किताब है, इसलिए आपको ही अध्याय लिखना चाहिए। जाहिर है मैंने कुछ अध्याय लिखे और उन्हें फाड़ दिया है, माइकल ने मजाक में कहा। सच है, लेकिन इस बार आपको कुछ अलग लिखने के लिए नए पन्ने मिले हैं, महिला ने कहा। आपने मुझे नहीं बताया कि आप कौन हैं। कम से कम मुझे तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। महिला ने दायरे की ओर तैरना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी शांत निगाह माइकल पर घुमाई। उसकी निगाह उनके चारों ओर समुद्र पर घूम गई। माइकल ने एक अजीब ऊर्जा की धड़कन महसूस की जिसके बाद समुद्र में एक लहर सी उठी। अब तुम जीवों से परेशान नहीं होगे। महिला के शब्दों ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसे अभी भी उसके शब्दों का परीक्षण करना था, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। आखिरकार उसे उससे किसी भी चीज़ के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा माइकल, उसकी नज़र एक बार फिर माइकल पर पड़ी। माइकल को लगा जैसे उसकी नज़र उसकी आत्मा को छेद रही है। हर परिवार में अपनी कमियां होती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक परिवार है, महिला ने कहा। उसके कोमल शब्द आसमान में गूंज उठे। इससे पहले कि माइकल उससे कुछ और पूछ पाता, वह हवा में गायब हो गई। सिस्टम, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी है? माइकल ने पूछा। माइकल को आश्चर्य हुआ कि सिस्टम पूरी तरह से चुप हो गया। चाहे उसने कितनी भी बार पूछा हो, सिस्टम ने रहस्यमयी महिला के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद माइकल केवल आह भर सकता था और दायरे की ओर उड़ता रह सकता था। अपने रास्ते में उसे उसके शब्द याद आ गए। वह अभी भी इस तथ्य को समझ नहीं पाया था कि उसका पिछला स्वयं वास्तव में 5000 साल पहले रहता था। मैं शायद बहुत शक्तिशाली रहा हूँ, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसे अतीत के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं लगा। उसके पिछले स्वयं ने कुछ गलतियां की थीं जो बड़ी थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक बार फिर वही गलतियां करेगा। इस जीवन में वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उदाहरण के लिए उसने खुद से वेदोरा की देखभाल करने का वादा किया। अगर राक्षसों की कब्र उसकी गलतियों में से एक थी तो वह इसे ठीक कर देगा। आप प्यार के लिए पूरे ब्रह्मांड को रीसेट करते हैं, लेकिन प्यार के कई प्रकार हैं माइकल ने महिला के शब्दों को याद किया। उसे लगा कि उसके लिए गया के अलावा कोई और कारण हो सकता है ब्रह्मांड को फिर से स्थापित करने के लिए। उसे आश्चर्य हुआ कि 5000 साल पहले आखिर क्या हुआ था। जब वह दायरे की ओर उड़ रहा था तो उसने देखा कि राक्षस उससे दूर जा रहे हैं। एक भी राक्षस ने माइकल पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ अमर राक्षसों को भी महसूस किया जो लगभग उसके जैसे ही शक्तिशाली थे। वे सभी माइकल से बचते थे। अब उसे एहसास हुआ कि अमर भी राक्षसों की कब्र पर जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। अगर वह महिला न होती तो उसे इन सभी राक्षसों से लड़ना पड़ता। उसकी गति के साथ दायरे का आंसू उसके करीब और करीब आता गया। जब वह आखिरकार दायरे के आंसू तक पहुंचा तो वह दंग रह गया। उसे उम्मीद थी कि 6 फीट या कुछ और की जगह में एक आंसू होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, दायरे का आंसू ऊपर से नीचे तक कम से कम 70 फीट का लग रहा था। वह उसके सामने छोटा लग रहा था। इसके अलावा यह अत्यधिक ऊर्जा का विकिरण कर रहा था। क्या बकवास है। अयाग आखिरकार अपनी नींद से जाग गई। जब उसने दायरे का आंसू देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माइकल ने महसूस किया कि एक अजीब सी ताकत उसे आंसू में खींच रही है। क्या तुम लोग तैयार हो? माइकल ने वेदोरा से पूछा। हम तैयार पैदा हुए थे, अगे ने अपनी रीढ़ में उत्साह के साथ कहा। आखिरकार माइकल ने खिंचाव का विरोध करना बंद कर दिया और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। दायरे के आंसू ने माइकल को अंदर खींच लिया और वह पलक झपकते ही आंसू में गायब हो गया। माइकल के लिए सब कुछ खाली हो गया। उसने चमक के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। खिंचाव महसूस करते हुए माइकल अपनी आंखें बंद किए रहा। वेदोरा माइकल के कवच में वापस घुस गई और लबादे को कसकर पकड़ लिया। वे अज्ञात समय तक आंसू के भीतर यात्रा करते रहे। आखिरकार माइकल ने महसूस किया कि चमक कम हो रही है। अचानक उसे एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता और समय पर प्रतिक्रिया कर पाता, वह एक नरम घास के मैदान में धड़ाम से गिर गया। माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने एक दलदली दलदल देखा। जहां भी वह मुड़ा, उसे गंदे पानी से बाहर निकलते हुए प्राचीन सरू के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। उनकी भंगुर छाल मौसम की मार और गड्ढेदार थी, प्रकृति और मनुष्य दोनों के निशानों से। ऐसा लग रहा था कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और जीत गए हैं।
कोई भी अनजान आदमी अब राक्षस की कब्र में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल बहुत मूर्ख या बहुत बहादुर, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास दैवीय शक्तियां हों। यहाँ और उनके काई के गुच्छे बेताबी से चिपके हुए थे, जो नम हवा को सड़न की गंध से भर रहे थे। दलदल को ढंकने वाली धूसर धुंध ने जगह को और भी डरावना बना दिया। माइकल ने खुद को उठाया। कीचड़ से उसका काला कवच भूरा हो गया। वह हवा में ऊपर चढ़ गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने उसे वापस दलदल में खींच लिया। जमीन अर्धठोस और चिपचिपी लग रही थी। वह 1 इंच आगे बढ़ा और उसके पैर कीचड़ में 2 इंच गहरे चले गए। दलदल से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता उड़ना था। हालांकि जब उसने आसमान की ओर चढ़ने की कोशिश की तो एक शक्तिशाली बल ने उसे नीचे खींच लिया। सिस्टम, क्या आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कर सकते हैं? माइकल ने मदद के लिए सिस्टम की ओर रुख किया। नहीं कर सकते। सिस्टम का स्तर राक्षसों की कब्र के नियमों को बदलने के लिए बहुत कम है, सिस्टम ने कहा, जिससे माइकल की आंखें घूम गईं। तो तुम बेकार हो, माइकल ने आह भरी। सिस्टम ने माइकल को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह धीरे धीरे दलदल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बदबूदार पानी उसकी कमर तक था। वह पानी के नीचे अपने पैरों से कुछ अजीब चीजें छूते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उम्मीद है कि वे मछलियां होंगी, माइकल ने बड़बड़ाया। किसी कारण से उसका पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र गड़बड़ा गया। नतीजतन वह अपने आसपास के जीवों को महसूस करने में असमर्थ था। राक्षसों की कब्र में कुछ ही मिनटों में वह पहले से ही मुश्किल में था। लेकिन दलदल ऐसी चीज नहीं थी जो माइकल को रोक सके। उसने वेडोरा को देखा, जो उसके कंधे पर बैठी थी। आगे उड़ने की कोशिश करो, माइकल ने कहा। वह जानना चाहता था कि गुरुत्वाकर्षण केवल उसे प्रभावित करता है या वेडोरा को भी। वेडोरा ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाने से पहले बड़बड़ाया। वे हवा में मंडराते रहे और गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे बिना हवा में ही रहे। तो इसका असर सिर्फ मुझ पर ही पड़ता है, माइकल ने बुदबुदाया। आगे उड़ो और मुझे सूचित करते रहो, माइकल ने कहा। लेकिन मुझसे बहुत दूर मत उड़ो, वेडोरा ने सिर हिलाया और उड़ गया। माइकल के दिमाग में वेडोरा को अपने पास रखना उन्हें बड़ा होने से रोकेगा। उन्हें कुछ चुनौतियों और जीवन या मृत्यु की स्थितियों का सामना करने की जरूरत थी। आखिरकार माइकल और गया हर समय उनके साथ नहीं रहेंगे। केवल विकट परिस्थितियों का सामना करके ही वे वास्तव में अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो माइकल ने उन्हें अपनी शक्तियों को खोजने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। वेडोरा ने सिर हिलाया क्योंकि वे क्षेत्र का पता लगाने के लिए आगे उड़ गए। दलदल के चारों ओर अजीब धुंध के कारण माइकल की एक्स-रे दृष्टि भी धुंधली लग रही थी। धीरे धीरे वह खुद को कीचड़ से घसीटता हुआ आगे बढ़ा। दलदल के पानी में सड़े हुए अंडे और खराब मांस की गंध आ रही थी। कोई भी दूसरा आदमी उल्टी कर देता, लेकिन माइकल की बदबू के प्रति सहनशीलता के कारण उसने खुद को नियंत्रित किया। सौभाग्य से दलदल में रहने के दौरान माइकल को किसी राक्षस या जीव का सामना नहीं करना पड़ा। वेडोरा दलदल के बारे में माइकल को अपडेट रखने के लिए इधर उधर उड़ती रही। जब माइकल दलदल से गुजर रहा था तो उसने आखिरकार किनारे पर कुछ देखा। वह मुस्कुराया। आखिरकार, लेकिन उसकी खुशी का क्षण अल्पकालिक था क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। वेडोरा माइकल को भूमि के बारे में बताने के लिए वापस लौटी। उनके आश्चर्य के लिए माइकल पलक झपकते ही दलदल के पानी में गायब हो गया। ये बहुत तेजी से हुआ। हे भगवान, भूत! किसी चीज ने उसे अंदर खींच लिया। तीनों सिर एक ही समय में हैरान और चिंतित दिखे। उन्होंने माइकल को पुकारा, फिर भी उन्होंने दलदल के पानी की सतह पर केवल बुलबुले और लहरें देखीं। दलदल के अंदर माइकल ने खुद को अजीब चीज की पकड़ से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। वह अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहा था कि उसके सामने क्या था। इसलिए माइकल ने तुरंत अपनी एक्स-रे आंखें सक्रिय कर लीं। जैसे ही सब कुछ नीला हो गया, उसने देखा कि एक काली आकृति उसके पैरों को पकड़े हुए थी। जब उसने अपनी दृष्टि सामान्य की तो उसने स्पष्ट रूप से एक भूरे रंग का कंकाल देखा। हालांकि यह मानव कंकाल नहीं था। इसके विपरीत यह मानव जैसा प्राणी लग रहा था जिसके खोपड़ी से 2 सींग निकले हुए थे। उसने कुछ हड्डियां भी देखी जो पंखों का एक स्पष्ट आकार बना रही थीं। कंकाल ने माइकल को अज़ाज़ेल की याद दिला दी। पंख, सींग और एक भारी संरचना अज़ाज़ेल के भौतिक शरीर से मिलती जुलती थी। एक कंकाल ने माइकल के पैर पकड़ लिए और दूसरे ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उन्होंने उसे डुबाने की कोशिश की। हालांकि डूबने से उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन माइकल पानी के नीचे अपनी अमरता का परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। सिस्टम के अनुसार किसी अन्य तरीके से मारे जाने से उसका जीवन समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी साधना फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर, सिर काटने से उसकी साधना फिर से शुरू हो जाएगी और उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कि उसे आत्मा के लिए उपयुक्त बर्तन नहीं मिल जाता। बर्तन खोजने में कई दिन, महीने, साल या यहाँ तक कि दशकों भी लग सकते हैं। पानी के नीचे माइकल घबराया नहीं। उसने सांस लेने के लिए अपने सिर के चारों ओर जल्दी से हवा का बुलबुला बनाया।
अगले ही पल उसके हाथ पर नाचती हुई काली लपटों के कारण पानी उबलने लगा। कुछ ही सेकंड में ठंडा पानी गर्म हो गया। माइकल ने कंकाल के सिर को अपने हाथ से जकड़ लिया क्योंकि कंकाल में कई दरारें बन गई थीं। पलक झपकते ही कंकाल का सिर एक सफ़ेद पाउडर में बदल गया जो पानी में घुल गया। अपने कंधे को पकड़े हुए कंकाल को नीचे गिराने के बाद माइकल ने अपना ध्यान उस कंकाल पर केंद्रित किया जिसने उसका पैर पकड़ रखा था। उसके हाथों से काली किरणें निकलीं जिससे एक तीखी आवाज़ पैदा हुई। वे कंकाल में घुस गईं और वह टुकड़ों में फट गया। हैरानी की बात यह है कि माइकल को कंकालों को नीचे गिराने के लिए कोई भी बढ़िया पॉइंट या अनुभव पॉइंट नहीं मिला। सिस्टम, क्या तुम कुछ भूल गए? माइकल ने मन ही मन सिस्टम से बात की। वे पहले से ही मर चुके हैं और नरक की तरह कमज़ोर हैं। आप ऐसे दयनीय राक्षसों को मारने के लिए अनुभव अंक और बदमाश अंक की अपेक्षा क्यों करते हैं? सिस्टम ने गुर्राहट की। वे कमज़ोर महसूस नहीं कर रहे थे, माइकल ने जवाब दिया। केवल कमज़ोर राक्षस उसे नीचे नहीं खींच सकते थे और उसे 1 मिनट के लिए पानी के नीचे नहीं रख सकते थे। सिस्टम ने जो कहा उसके विपरीत, वे कमज़ोर होने से सबसे दूर थे। यह उनकी जन्मजात ताकत के कारण है। राक्षसों की कब्र में राक्षसों से आपको क्या उम्मीद थी? सिस्टम ने उससे सवाल किया। सिस्टम से बहस करने के बजाय माइकल दलदल के पानी से बचना चाहता था। उसे पानीदार और बदबूदार होना पसंद नहीं था। माइकल के हाथों से काली आग की 2 धाराएं निकलीं और उसे रॉकेट की तरह पानी से बाहर निकाल दिया। बाहर से वेदोरा ने देखा कि पानी किसी गर्म चीज़ से वाष्पीकृत हो रहा था। हवा का तापमान काफ़ी बढ़ गया था। यह उनके लिए ये जानने के लिए पर्याप्त था कि क्या होने वाला था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, माइकल पानी से बाहर निकला और किनारे की ओर भागा। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच सकता है। माइकल तेजी से किनारे की ओर भागा और आराम से ठोस जमीन पर उतरा। उतरने के बाद भी उसने दलदल में छिपे कंकालों को स्पष्ट रूप से देखा। ये राक्षस कंकाल डूबने के लिए किसी और का इंतजार करेंगे। उनका अगला शिकार अगले महीने या साल में आ सकता है, लेकिन वे इंतजार करेंगे क्योंकि उनके पास दुनिया का सारा समय है। दलदली दलदल के चारों ओर एक समान रूप से डरावना जंगल था। अंधेरा और धुंध भरा जंगल। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता जंगल से होकर था। दुर्भाग्य से गुरुत्वाकर्षण अभी भी इतना मजबूत था कि वह उड़ नहीं सका। क्या हमें जंगल में जाना चाहिए? सबा ने पूछा, लेकिन माइकल ने अपना सिर हिला दिया। मेरे साथ रहो, माइकल ने कहा। एक बार जब वे जंगल में प्रवेश कर गए तो उनके खो जाने की बहुत संभावना थी। इससे भी बदतर, वे किसी अन्य राक्षस के साथ मुसीबत में पड़ सकते थे। जब तक वह जंगल पार नहीं कर लेता, वह चाहता था कि वेदोरा उसके साथ रहे। वेदोरा ने उसके कंधे पर वापस उतरने से पहले सिर हिलाया। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे जंगल में बुला रहा हो। माइकल ने इन अजीब भावनाओं को अनदेखा कर दिया। जंगल के पेड़ रोगग्रस्त भूरे रंग के थे, जहर के कण छाल को गंदा कर रहे थे और चुड़ैल की धूल की तरह चमक रहे थे। सड़ती हवा और दमघोंटू वातावरण उन लोगों के लिए एकदम सही निवास प्रदान करता था जो प्रकाश की बजाय अंधेरे की पूजा करते थे। घनी छाया में मकड़ियों ने अपने जाल के तार पकड़ रखे थे। उनके जाले चांदी में डूबी जालीदार स्टील की तरह चमक रहे थे। भूख से जलती आंखों में वे कमजोर शिकार पर भोजन करने और गर्म खून पर चुस्की लेने की उम्मीद कर रहे थे। माइकल जितना गहरे जंगल में गया उतना ही अंधेरा होता गया। जंगल में सब कुछ आदिम लग रहा था। यदि यह राक्षस की कब्र वास्तव में उसकी गलती थी, जैसा कि महिला ने कहा, तो ये जगह कम से कम 5000 साल पुरानी होनी चाहिए। आदिम पेड़ों के लिए यह एकमात्र व्याख्या थी। पेड़ों के बीच से कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। ये शिकारी की आवाज़ थी या शिकार की, ये तो जंगल ही बता सकता था। ये वाकई ऐसी जगह थी जहाँ किसी की नसें जम जाती थीं। दूसरे जंगल में खाने लायक समझी जाने वाली हर चीज़ यहाँ उल्टी करने वाली थी। इसने वेदोरा को अपने खून का वही घिनौना स्वाद दिया। यह एक ऐसा जंगल था जिससे बचना चाहिए था। माइकल जंगल की भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दलदल में मौजूद पतंगों और कीचड़ की वजह से उसका काला कवच धुंधला और हरा हो गया था। उसने ज़मीन पर बिखरे खून चूसने वाले जोंकों को नज़रअंदाज किया और उम्मीद की कि वे उस पर नहीं होंगे। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसने अचानक एक दबी हुई आवाज़ सुनी। ये सभी डरावनी प्राकृतिक आवाज़ों के विपरीत थी। माइकल ने जल्दी से अपना हाथ उठाया क्योंकि माकथरी ग्रैपलिंग हुक उसकी कलाई से निकलकर उसके ऊपर की शाखा के चारों ओर लपेट गया। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, वेदोरा ने माइकल को उसके कॉलर से पकड़ा और ग्रैपलिंग हुक को एक अतिरिक्त बढ़ावा दिया। आखिरकार वह शीर्ष पर पहुंच गया। पेड़ों के इतने अव्यवस्थित होने के कारण माइकल एक शाखा पर चलकर दूसरी शाखा तक पहुंचने में सक्षम था। वह बिना आवाज़ किए झुक गया और टहलने लगा। अमर होने के बावजूद माइकल ने इतनी बेबाकी से काम नहीं किया। जब तक वह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता, तब तक हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा ताकतवर होता। जंगल में तालबद्ध तरीके से धमाकों की आवाज़ गूंजती रही।
वह उस आवाज़ का पीछा करता रहा जो तेज़ होती जा रही थी। आखिरकार जंगल एक गोलाकार क्षेत्र में खुल गया जहां कोई पेड़ नहीं था। आसपास के पेड़ों को बड़े करीने से काटा गया था ताकि कोई ऊपर से उस जगह को न देख सके। मोटी छतरी ने जगह को ढक लिया था, जिससे सिर्फ कुछ किरणें ही अंदर आ पा रही थीं। माइकल को तब झटका लगा जब उसने एक पोर्टल गेट और कई लोगों को देखा जो पूरी तरह से हथियारबंद थे और किसी तरह की चीज़ से ज़मीन खोद रहे थे। यह एक विशाल चम्मच की तरह लग रहा था जो ज़मीन में खोदते समय धमाकों की आवाज़ पैदा कर रहा था। ये लोग हल्के नीले रंग के कवच से सजे हुए थे और उनके पंख तीखे ब्लेड से बने फरिश्ते जैसे थे। माइकल उनके मुखौटों के जरिए उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था। अपनी बाहों और पंखों में सुनहरे भाले के साथ वे किसी तरह माइकल को फरिश्ते की याद दिला रहे थे। उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने उन्हें पहले भी देखा था। वे बिल्कुल उसी की तरह दिखते थे जिसने नेदर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इन लोगों की वजह से डुलार को नेदर क्षेत्र से मरे हुए लोगों को लाना बंद करना पड़ा। वे वही लोग हैं जिन्होंने नेदर क्षेत्र में मरे हुए लोगों को काटा था, कैन ने माइकल से फुसफुसाते हुए कहा, जबकि सबा और अयाग पूरी तरह से चुप रहे। उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की जिससे इन बख्तरबंद सैनिकों का ध्यान आकर्षित हो सके। स्काई हॉल के देवदूत यही वे थे। दुर्भाग्य से माइकल को पता नहीं था। उनके साथ उसका रिश्ता जितना वह जानता था उससे कहीं ज़्यादा नज़दीकी था। डायना, उसकी माँ, उनमें से एक थी। वास्तव में वह स्वर्गदूतों के एक शक्तिशाली समूह का नेतृत्व करती थी। देखो, सबा फुसफुसाते हुए बोली जब माइकल ने स्वर्गदूतों को ज़मीन से एक काला ताबूत खोदते हुए देखा। यंत्र ने ज़मीन को इतना गहरा खोदा कि ऐसा लगा कि यह एक दफन स्थल है। एक एक करके स्वर्गदूतों ने ताबूतों को बाहर निकाला और उन्हें अपने पीछे के पोर्टल में फेंक दिया। उस पर माइकल ने 11 स्वर्गदूतों की गिनती की। आश्चर्यजनक रूप से वे सभी फ्यूजन स्टेज पर थे। इसने माइकल की जिज्ञासा को जगाया। एक सामान्य संगठन ग्रंथ कार्य के लिए फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर का उपयोग नहीं करेगा। चूंकि वहां कोई प्रतीक चिन्ह या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उनके संगठन का पता चल सके, इसलिए माइकल को करीब जाना पड़ा। उसने सिस्टम स्टोरेज से एक स्पाइडर निकाला और उसे स्वर्गदूतों की ओर रेंगने दिया। मुझे इस जगह से नफरत है। यह मुझे सिहरन पैदा करती है। मेरे लिए ये गंध है। ये जगह मुर्दों जैसी महकती है। माइकल ने स्वर्गदूतों की आवाज़ सुननी शुरू कर दी क्योंकि स्पाइडर उनके करीब रेंग रहा था। मुझे खुशी है कि यह आखिरी कब्रगाह है। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। अगर यह आखिरी कब्रगाह थी तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये था कि ये लोग और भी जगह खोद रहे थे। ताबूतों के अंदर जो कुछ भी था, इन लोगों के पास सैकड़ों या हज़ारों भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, वह ताबूत के अंदर देखना चाहता था। हालांकि इन सैनिकों को सचेत करना माइकल को अच्छा नहीं लगा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे उन्हें न मारने के लिए कहा, हालांकि वह उन्हें आसानी से मार सकता था। लेकिन आसान का मतलब यह नहीं था कि उसे ऐसा करना चाहिए। चुप रहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर नज़र रखी जा रही है। अचानक एक देवदूत माइकल की दिशा में घूमा। माइकल जल्दी से छिपने के लिए छाल के पीछे चला गया। देवदूत धीरे धीरे माइकल की ओर बढ़े। उनकी सहज प्रवृत्ति और समझ ने माइकल को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखी, फिर भी वे किसी तरह उसे भांपने में कामयाब रहे। भले ही वह उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वे उसे पा लेते तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। माइकल ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया जब एक देवदूत ने अपनी आवाज़ उठाई। अरे, हमें वापस लौटने का आदेश दिया गया है। जो देवदूत माइकल के पेड़ की ओर जा रहे थे उन्होंने अपने कदम रोक दिए। वह हमें बुला रहा है। आवाज़ में डर और घबराहट का भाव था। माइकल के लिए सौभाग्य से जिसने भी उन्हें बुलाया वह उसे खोजने की तुलना में उन्हें प्रतीक्षा कराने के लिए कहीं अधिक भयानक था। अंत में देवदूत वापस मुड़े और पोर्टल पर लौट आए। सबसे पहले देवदूत में से एक ने अपनी कलाई फड़फड़ाई क्योंकि विशाल चम्मच जैसी खुदाई करने वाली मशीन सीधे पोर्टल में उड़ गई। फिर उन्होंने ताबूतों को मशीन के पीछे फेंक दिया। इसके बाद स्वर्गदूत खुद ही पोर्टल में उड़ गए, जंगल से गायब हो गए। जब तक माइकल ने अपना शरीर हटाने का फैसला किया तब तक वह जगह खाली हो चुकी थी। स्वर्गदूतों ने खोदे गए छेद को बंद करने की जहमत नहीं उठाई, जो माइकल के पक्ष में काम आया। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता रहा और आखिरकार उस महल पर उतरा जहां कुछ क्षण पहले पोर्टल था। छेद को साफ कर दिया गया था। जहां तक माइकल देख सकता था वहां कोई ताबूत नहीं बचा था। उसने कुछ पलों तक उस जगह को देखा, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा है जिसका इस्तेमाल उनकी पहचान उजागर करने के लिए किया जा सके। दुर्भाग्य से माइकल की खोज सफल नहीं हुई। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद माइकल उस गड्ढे के सामने लौट आया जिसे उन्होंने खोदा था। ये गड्ढा कम से कम 8 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा था। आप वहां नीचे नहीं कूद सकते, अयाग ने कहा। वह सही थी। गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत था कि माइकल फिर से ऊपर की ओर नहीं उड़ सकता था।
यह अजीब और अजीब था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने ड्रोन में से एक को वापस छेद में गिराने का फैसला किया। ड्रोन धीरे धीरे अंधेरे छेद में नीचे चला गया। वे मिट्टी के अलावा किसी चीज़ की झलक पाने के लिए धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद, जब माइकल ये निष्कर्ष निकालने वाला था कि स्वर्गदूतों ने सभी ताबूतों को पकड़ लिया है, तो माइकल ने मिट्टी से बाहर निकले हुए एक ताबूत के किनारे को देखा। कुछ मिला, माइकल ने वेडोरा से कहा। एक ताबूत, माइकल के सिर हिलाने पर अयाग ने पूछा। चूंकि आप नीचे कूदकर इसे अपनी पीठ पर नहीं उठा सकते, इसलिए हम नीचे चलते हैं, सबा ने सुझाव दिया। कोई और विकल्प न होने के कारण माइकल सहमत हो गया। उसके सिर हिलाने के बाद वेदोरा उसके कंधे से छेद में कूद गया। वे तब तक नीचे गोता लगाते रहे जब तक वे ड्रोन तक नहीं पहुंच गए। अपने छोटे शारीरिक कद के बावजूद उनके पास इतनी कच्ची शक्ति थी कि वे अपने पैरों में ताबूत को उठा सकते थे। लेकिन पहले उन्हें ताबूत को खोदना था। यहाँ थोड़ी मदद करो, अयाग चिल्लाया। उनके पंजे खोदने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे, इसलिए माइकल ने ताबूत को खोदने के लिए अपनी आंखों से काली किरणें निकालीं। वेदोरा काली किरणों से बचते हुए एक तरफ उड़ गया। कीचड़ ने ताबूत के चारों ओर राख बना दी। सावधान, ताबूत को मत मारो, सबा ने कहा। जल्द ही ताबूत हिलने लगा। वेदोरा ने ताबूत को उसके किनारे से कसकर पकड़ लिया और उसे कीचड़ से बाहर निकाला। बकवास, ये भारी है, अयाग ने गाली दी। ताबूत आश्चर्यजनक रूप से उससे ज्यादा भारी था जितना उसने शुरू में सोचा था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या है। आखिरकार वेदोरा ने ताबूत वापस लाया और उसे जोर से गिरा दिया। ताबूत कई जगहों पर टूट गया। ये स्पष्ट था कि ताबूत प्राचीन था, लेकिन फिर भी माइकल ताबूत में उत्कीर्ण कई रून देख पाया। उसने ताबूत का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। जब उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया तो उसने अंदर एक मानव जैसा प्राणी देखा। माइकल ताबूत खोलने ही वाला था कि उसने अपने पीछे टहनियां और सूखे पत्ते टूटते हुए सुने। कोई उसके पीछे था। घबराने के बजाय माइकल धीरे से मुड़ा। जब माइकल राक्षसों की कब्र में था, तब सबरीना ओज़र से घर लौट रही थी। पेनटाउन तक उड़ान भरते लड़ते थक गई थी। कभी सामन और लवेंडर रंग का आसमान जेट ब्लैक के विशाल विस्तार में बदल गया। रात ने अंधेरे की चादर बिछा दी। जब सबरीना ने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया तो वह रात में काले आसमान पर बिखरे लाखों चमकीले सितारों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी, जबकि घने उदास बादल चमकते चांद पर छाया कर रहे थे। पेनटाउन क्षितिज पर एक क्रिसमस ट्री की तरह चमक रहा था। समय के बावजूद सड़कें भीड़ और गाड़ियों से गुलजार थीं। राजकुमारी कैथरीन और राजकुमार एंड्रूज की गोद भराई महाद्वीप में एक गर्म विषय था। दुनिया की लगभग हर प्रमुख हस्ती को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। आमतौर पर फ्यूजन स्टेज योद्धा से मिलना 4 पत्ती वाले तिपतिया घास जितना दुर्लभ था, लेकिन पेनटाउन में ये गलत साबित हुआ। ये फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 महीने पहले पेनटाउन पहुंच गए। शक्तिशाली कल्टीवेटर के अलावा कई अदृश्य सरणियां और रून पूरे शहर को कवर कर रहे थे। ये विशेषीकृत सरणी किसी के विचारों को पढ़ने में सक्षम थीं और यदि वे किसी भी बुरे इरादे से प्रेरित थे तो सुरक्षा को सचेत कर सकती थीं। केवल अवोर की महारानी के पास ये सरणी थीं, लेकिन रोवेना की बदौलत विंस्टन उन्हें प्राप्त कर सके। जैसे ही सबरीना जागीर की ओर उड़ी, उसने अपने शरीर में गर्मी महसूस की। वह घबराई नहीं क्योंकि उसे पता था कि सरणी उसे स्कैन कर रही थी। दूरी पर विंस्टन जागीर राजसी ढंग से चमक रही थी। नौकरों ने सजावट में पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने जागीर को लगभग पहचान से परे कर दिया। दुर्लभ और सुंदर फूलों ने अपने सिर हिलाए द्वार का स्वागत किया। विशेष गोले ने प्रकाश की किरणें फेंकी, जिससे फव्वारे का पानी एक रंगीन इंद्रधनुष बन गया। विंस्टन जागीर के नौकरों ने हवा में सबरीना को देखा और जल्दी से झुक गए। उनकी आंखें उनकी युवा मिस की वापसी के कारण खुशी से चमक उठीं। युवा मिस सबरीना वापस आ गई है। लेडी डायना और लेडी एमेल्डा को सूचित करें। जब सबरीना छत के दरवाजे से सीधे जागीर में उड़ी तो नौकरों ने खुशी मनाई। युवा मिस्सी। जैसे ही सबरीना छत पर उतरी, उसने एक लड़खड़ाती आवाज़ सुनी। आश्चर्यजनक रूप से उसने सैमुअल को अपने सामने खड़ा देखा। उसके हमेशा साफ सुथरे कंघी किए हुए बाल बिखरे हुए थे। वह अपनी नर्वस मुस्कान के साथ अजीब लग रहा था। उसके शरीर से आ रही रम की गंध को देखते हुए सबरीना अनुमान लगा सकती थी कि सैमुअल किस वजह से अनाड़ी ढंग से चल रहा था और एक दोषी बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा 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 अच्छा, सबरीना ने खुश होकर कहा। क्या आप नशे में हैं दादाजी सैमुअल? सबरीना को जवाब स्पष्ट था। फिर भी वह सैमुअल के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। नहीं, सैमुअल ने जल्दी से रम का मग अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। चूंकि बेबी शॉवर सिर्फ 1 हफ्ते दूर था, इसलिए विंस्टन परिवार में सभी ने खूब मौज मस्ती की। लेकिन शांत सैमुअल को खुद नशे में देखना आश्चर्यजनक था। तुम्हारे पीछे क्या है? सबरीना ने सैमुअल पर हंसने की इच्छा को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। युवा मिस, आप थक गई होंगी।
सैमुअल ने धीरे से बात की। उसे स्थिर रहना और शब्द ढूंढना मुश्किल लग रहा था। सैमुअल, तुम कहाँ हो? अचानक सबरीना ने नीचे से एमेल्डा को चिल्लाते हुए सुना। मेरे लिए एक और बैरल लाओ। सबरीना को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। यह एमेल्डा थी। सबरीना के मन में कोई संदेह नहीं था। अब सबरीना को सब कुछ समझ में आ गया था। सैमुअल के पीछे वाले कमरे का इस्तेमाल खास मौक़ों पर शराब रखने के लिए किया जाता था। ऐसा लग रहा था कि सैमुअल शराब एमेल्डा के लिए लाने के लिए यहाँ आया था। सबरीना के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह धीरे धीरे सैमुअल की ओर बढ़ी। दादाजी सैमुअल, आप थोड़ी देर की झपकी क्यों नहीं ले लेते? सबरीना ने कोमल स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही सैमुअल के दिमाग में सुनहरी रोशनी के कण तैरने लगे। जल्द ही बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया और खर्राटे लेने लगा। सैमुअल को सुलाने के बाद सबरीना ने सैमुअल के पीछे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला, जिसमें अनगिनत लकड़ी के बैरल दिखाई दिए। विंस्टन इन बैरल को केवल विशेष अवसरों पर ही खोलते थे। प्रत्येक बैरल कम से कम 100 साल पुराना था और उस पर एक विशेष रून उकेरा गया था। कमरे की हवा में मिठास की एक झलक थी। सबरीना एक बैरल की ओर चली गई और बैरल पर एक रून चमकने पर अपना हाथ किनारे पर रखा। पलक झपकते ही बैरल सिकुड़कर एक मग के आकार का हो गया। सबरीना ने मग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। वह एक मनोरंजक मुस्कान के साथ एमेल्डा के कमरे की ओर चली गई। मनो अंदर से भी उतना ही खुशनुमा था जितना बाहर से। घर का हर कोना दुर्लभ फूलों, प्राचीन वस्तुओं और प्रकाश के गोले से सजा हुआ था। इसके अलावा हर कोई बहुत अच्छे मूड में था। सबरीना के लिए सौभाग्य की बात है कि किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वे सभी मुख्य हॉल में थे और एमेल्डा का कमरा उससे बहुत दूर था। कुछ तेज कदम चलने के बाद सबरीना एक पन्ना हरे रंग के दरवाजे पर पहुंची, जिसके ऊपर विंस्टन परिवार का चित्र लटका हुआ था। चित्र को देखकर सबरीना मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने चित्र बनाया था तब वह 5 साल की थी। चित्र में सभी बहुत खुश दिख रहे थे। सच कहूं तो सबरीना को वे अच्छे पुराने दिन याद आ गए। आजकल उसके परिवार में हर कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए सबरीना ने कमरा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हवा में शराब की तेज गंध के साथ सबरीना का स्वागत हुआ। उसने देखा कि एमेल्डा हाथ में रम का एक बड़ा मग लिए बिस्तर पर लौट रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़े भी। उसके चेहरे पर कान से कान तक एक बड़ी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान थी। डायना। एमेल्डा ने सबरीना को डायना समझ लिया। एमेल्डा को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सबरीना जितनी बड़ी होती गई, उतनी ही वह अपनी माँ जैसी दिखने लगी। चूंकि एमेल्डा नशे में धुत थी, इसलिए उसने सोचा कि डायना ही कमरे में आई है। सबरीना के अंदर की शरारती लड़की ने उसे एमेल्डा के साथ जाने और उसकी माँ होने का नाटक करने के लिए कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ एमेल्डा, सबरीना ने सख्ती से कहा। आश्चर्यजनक रूप से वह बिल्कुल डायना जैसी लग रही थी, इसलिए एमेल्डा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने सबरीना थी। बैठ जाओ। एमेल्डा ने सबरीना को नीचे खींच लिया, उसे अपने बगल में बिस्तर पर बैठने के लिए मजबूर किया। एमेल्डा ने सबरीना की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ डाला और रम का एक बड़ा घूंट लिया। मैं बहुत खुश हूँ डायन। बहुत लंबे समय के बाद मैं वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? सबरीना ने पूछा। उसे यह पसंद आया कि यह कहाँ जा रहा था और उसने डायना बनने का नाटक करने का फैसला किया, जितना उसने शुरू में सोचा था उससे ज़्यादा समय तक। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों? हमारा पूरा परिवार एक साथ आ रहा है। पिछली बार ऐसा कब हुआ था? एमेल्डा ने कहा। सबरीना कुछ और पूछने वाली थी जब एमेल्डा ने सबरीना को चौंका दिया। भगवान का शुक्र है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसे छोड़कर। सबरीना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि एमेल्डा ने उसके हाथ में मग खाली कर दिया। मुझे पता है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन वह एक अभिशाप है डायना। सबरीना पूरी तरह से भ्रमित थी। एमेल्डा के मुंह से निकले शब्दों का उसे कोई मतलब नहीं था। मुझे तुम्हें डायना भी कहना पड़ता है उसकी वजह से। सबरीना की सहज बुद्धि ने उसे एमेल्डा के मग को फिर से भरने के लिए कहा। अपनी कलाई के एक झटके से उसने मग को उसके मूल आकार में बदल दिया। सबरिया ने एक मग बैरल में डुबोया और उसे एमेल्डा को सौंप दिया। तुम मुझे जो भी बुलाना चाहो एमेल्डा, सबरीना ने कहा। उस पल सबरीना को नहीं पता था कि वह अंदर तक हिलने वाली थी। अच्छा। एमेल्डा ने रम को अपने गले से नीचे उतारने से पहले अपना मग उठाया। उसके मुंह से झाग और रम बह निकला और उसके लबादे भीग गए। हैरियट हंट, एमेल्डा ने कहा। एक पल के लिए सबरीना को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। हैरियट हंट साधकों के बीच एक किंवदंती थी। ट्राइडेंट अकादमी की छात्रा के रूप में सबरीना ने हैरियट हंट और उसके कारनामों का अध्ययन किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हैरियट हंट अपने समय की सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत साधक थी। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह और उसकी बहनें एक दुर्घटना में मर गईं। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि हैरियट हंट अभी भी जीवित है।
सबरीना उनमें से एक थी। तुमने मुझे ऐसा क्यों बुलाया? सबरीना ने भौहें सिकोड़ी। ये तुम्हारा नाम है, मूर्ख, एमेल्डा ने सबरीना के सिर पर दस्तक दी। एमेल्डा के शब्द सुनने के बाद सबरीना का दिमाग खाली हो गया। भ्रमित और हतप्रभ सबरीना एमेल्डा को घूरती रही। तब से सबरीना छोटी थी, उसे यह अजीब सा एहसास होता था कि उसकी माँ मुखौटा लगा रही है। जब वह बड़ी हुई तो उसे ऐसा लगा कि डायना किसी और का नाटक कर रही है। हालांकि सबरीना को इस एहसास की आदत हो गई थी, लेकिन एमेल्डा के शब्दों ने सबरीना के अंदर दबी हर बात को सामने ला दिया। मैं हैरियट हंट हूँ, और तुम कौन हो? अरेना हंट। एक बार फिर एमेल्डा ने गर्व से अपना मग उठाया। उसे पता नहीं था कि उसने अभी क्या किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबरीना को अपने विचारों को समेटने में कुछ मिनट लगे। उस पल उसके विचार अस्त व्यस्त थे। उसे जो एक अच्छा मजाक लग रहा था, वह उसके जीवन को बदल देने वाला पल बन गया। लाखों सालों में भी सबरीना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ हैरियट हंट है। सबरीना बिस्तर से उठी और दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे पर गई। सबरीना ने अपनी माँ के पीछे के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया और उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या तुम्हें हमारी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती? सबरीना ने पूछा। एमेल्डा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास यहाँ वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, एमेल्डा ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करती हो, एमेल्डा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं भी यही कह सकूँ, सबरीना ने आह भरी। तुम्हें उसे जाने देना होगा, हैरी। वह एक अभिशाप है। जिस क्षण वह अस्तित्व में आया, हमने अपने जीवन की सारी खुशियाँ खो दीं। सबरीना को आश्चर्य हुआ कि वह किसे अभिशाप कह रही है। उसके शब्दों और एमेल्डा की आंखों में नजर आने से सबरीना को एक अजीब सी अनुभूति हुई। लेकिन सबरीना उससे सीधे पूछने से डर रही थी, क्योंकि इससे एमेल्डा को उसकी पहचान का पता चल सकता था। इसके बजाय सबरीना ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उसने खुद को डायना के स्थान पर रखकर सोचा कि इस समय उसकी माँ क्या कहेगी। वह अभिशाप नहीं है, एमेल्डा। क्या हम अभी खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ, लेकिन तुम खुश नहीं हो, एमेल्डा ने कहा। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, हैरी, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हें जानती हूँ। जब भी तुम उसे सुरक्षित रखने के लिए वहां जाते हो, मेरा दिल रोता है। फिर भी तुम भूल गए कि वह सभी के लिए खतरा है, न कि इसके विपरीत। तुम इन शब्दों का मतलब नहीं समझ रहे हो, एमेल्डा, सबरीना ने कहा। हाँ, हैरी, तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि वह असल में कौन है। तुम्हें पता है कि उसने बार्न्स के साथ क्या किया? जैसे ही सबरीना ने ये शब्द सुने, उसे पता चल गया कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। भूत, सबरीना ने दबी हुई आवाज में कहा। उसका नाम भी मत बोलो, हैरी। ये दुर्भाग्य है। इसके अलावा उसे आमंत्रित करने जैसी कोई बेवकूफ़ी मत करो, हैरी। वह मौत और विनाश के अलावा कुछ नहीं लाता। मैं ऐसा क्यों करूंगी? सबरीना ने पूछा। हाँ, एमेल्डा ने अपने शब्दों को खींचा। क्योंकि तुम अभी भी उसे अपना बेटा मानते हो, हैरी। याद रखो, तुमने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया होगा, लेकिन तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है, वह नू है। सबरीना का दिल धड़क उठा। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक कांप उठा। कांपते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। भूत मेरा भाई है। सबरीना के शब्द उसकी आंखों के सामने घूम गए, जिससे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया।